कश्मीर की फॉर्मेशन है, इसमें जो करेवास हैं, दे आर हाईली रिच, मतलब दीज आर नेशनल रिपोजिटरीज। आप अंदाजा नहीं कर सकते हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। एंड हमारी बदकिस्मती है कि वी आर लूजिंग देम लाइक एनीथिंग। जो बुरज़ाहमा से पाया गया उस पे बिल्कुल ये लिखा गया कि दिस इज एन हंटिंग सीन कंप्लीटली। वो लगता भी है, आप देखेंगे, आप बिल्कुल समझेंगे हंटिंग सीन। हम एस्ट्रोनॉमिकल इसको कहाँ मानते हैं, इशू कहाँ पर आता है? इशू आता है कि भाई हंटिंग में तो एक सन होना चाहिए, 2 सन क्यों है? आप उसको कुछ कहते हैं कि ये लोग निकले थे सुबह को और सुबह दिखाया है, शाम को दिखाया है, विच डजंट फिट इन, यू नो। आर्कियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो जब उन्होंने स्काई चार्ट देखा तो 5000 years before present there was a star in the sky which was as bright as the sun। उसका नाम था HB9। हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पर हम बूंद से पता लगा सकते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या खाया, इस बंदे को कौन सी डिजीज हुई थी, ये बंदा कैसे मरा, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो है हमारे पास। फ्यूचर में हम कर सकते हैं उनके लिए अगर हम और साइट्स को एक्टिवेट करें। आई गेस कश्मीर वैली गिव यू सरप्राइजेस। वो ये कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज जो ये करेवास हैं इनको बचाएं। करेवास को आप बचाएंगे, आप कश्मीर की हिस्ट्री को बचाएंगे। ये सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं बताती, ये आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं बताती है, ये आपको यू नो लैंडफॉर्म्स के लिए नहीं बताती है, ये एक म्यूजियम है। असी ٲسۍ تہٕ أسی آسہٕ أسی दौर कर पतवत। कश्मीर लाइफ स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। हिस्ट्री टॉक्स की जो सीरीज कश्मीर लाइफ स्टूडियो से जारी है उसकी एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस पूरे हिस्ट्री टॉक्स की सीरीज में आप देखेंगे कि हम एक सब्जेक्ट पर एक से ज्यादा लोगों से बात करते हैं ताकि वो जो बाकी रिसर्चर्स हैं वो एक इवेंट, एक हिस्टोरिक इवेंट को एक अलग जाविये से देखते हैं। आपने अभी तक प्रीहिस्ट्री के बारे में एक टाक तो कम से कम सुनी ली होगी, देख ली होगी, लेकिन प्रीहिस्ट्री में हुआ क्या, कैसे हुआ, इसको बहुत सारे मुहक्किकों ने अलग जावियों से देखा है। तो आज की निशस्त में हमने दावत दी है जनाब प्रोफेसर मुमताज़ अहमद यत्तू साहब को। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। इन्होंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, लेस्टर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, फोर्ड फेलो रह चुके हैं, काफ़ी काम किया है और कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने देखी हैं, इन्वेस्टिगेट की हैं जो सिर्फ इन्होंने की है। ये तो साहब आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद हुसैन। वो कहते हैं ना कि बनाया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। लेकिन जब कश्मीर ऐसा नहीं था कभी, एक जमाना था और उस जमाने में लिखने वाले लोग नहीं थे क्योंकि लिखना इंसान जानता ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मसला यह है कि इंसान कुछ पता चलता है कि इंसान कब आया कश्मीर में। कुछ हमारे पास शवाहिद हैं क्योंकि आप आर्कियोलॉजी जानते हैं, जमीन के अंदरून से जमीन की सतह पर जो भी अनमिट निशान छोड़े हैं इंसान ने, उनको आप बखूबी समझते हैं, जानते भी हैं, बात करते हैं आप उनसे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ये निशानात हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर हम कश्मीर को पूरी आप साउथ से स्टार्ट करें टुवर्ड्स नॉर्थ तो आपको पूरे निशानात मिलेंगे। हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं कश्मीर में रहे हैं उनके पूरे निशानात मिलेंगे। हम कैसे लाइक से अगर हम पहले इसको इंट्रोड्यूस करें लोगों के लिए कि इंसान कब आया कश्मीर में, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मगर एक चीज ये भी है कि हम थोड़ा बहुत इसको खुल के देखें, खुल के इन वे कि जो हमारी जमीन की हिस्ट्री है जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं वो है 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री, 4.5 बिलियन। तो इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मोटे मोटे 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम पहले हिस्से को प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, हम दूसरे हिस्से को पैलियोजोइक कहते हैं,
हम थर्ड को मेसोजोइक कहते हैं, हम चार्थ को सेनोजोइक कहते हैं। सेनोजोइक फेज हमारा अब का है जिसमें हम रह रहे हैं। अच्छा हाँ, तो जो प्री कैम्ब्रियन है वो 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री है। अच्छा उसके बाद जो पैलियोजोइक है वो स्टार्ट होती है अराउंड 558 मिलियन ईयर्स और करीब करीब 252 मिलियन ईयर्स तक जाती है। माय गॉड। इसी तरह से फिर मेसोजोइक हिस्ट्री जो हमारी है जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं, उसकी हिस्ट्री 252 से स्टार्ट होके 66 मिलियन ईयर्स तक चली जाती है। फिर हमारा आज का मेसोजोइक, ये स्टार्ट होता है अराउंड 66 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, और जिसको हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स, जिसमें मैमल्स और जिसमें फिर हम इंसान भी आते हैं ना। इसमें इसके दो हिस्से हैं जिसको हम क्वाटरनरी बोलते हैं। क्वाटरनरी का जो टाइम स्केल है हमारे इस हिस्से में, एक तो टर्शियरी है और क्वाटरनरी है। टर्शियरी जो है वो सबसे लंबा है, वो तकरीबन 63 मिलियन ईयर्स, टोटल ये 66 है। 63 to 64 मिलियन इसमें सिर्फ टर्शियरी है, जिसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बाकी मैमल्स चलते रहे। सो जुरासिक फेज वगैरह इसी में उभरा। तो लास्ट जो इसका फेज है दैट्स क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पूरी दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और वो हमारे कश्मीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी का टाइम स्टार्ट होता है 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। आप अंदाजा लगाए 4.5 से हमने स्टार्ट किया, बिलियन से स्टार्ट किया, हम अब एक छोटे से हिस्से में आ गए जिसकी एज है 2.5 मिलियन ईयर्स। बहुत कम फ्रैक्शन। हाँ, मगर ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत इसी छोटे से हिस्से में स्टार्ट होती है 2.5। अब पूरी दुनिया में, चाहे आप अफ्रीका देख ले, चाहे आप यूरोप देखिए, चाहे आप एशिया देखिए, एशिया में फिर हम जब साउथ एशिया को देखते हैं उसमें हम कश्मीर को देखते हैं, हम पीछे नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंटिटी। जो अफ्रीका में पाया गया, जो यूरोप में पाया गया, उसका सिमिलर कश्मीर में भी पाया गया इसी क्वाटरनरी फेज में। क्वाटरनरी के दो हिस्से हैं फर्दर। जिस एक को हम बोलते हैं प्लास्टोसीन, जो स्टार्ट होता है 2.5 मिलियन से ही और जो कि एंड होता है 11,700। 11,700 को हम बोलते हैं होलोसीन। दिस इज द होलोसीन फेज। हम सिनोजोइक में है 66 मिलियन ईयर्स, उसका जो लास्ट फेज है होलोसीन, हम उस होलोसीन में है। होलोसीन इज अ फेज जिसमें हम जैसे इंसान होमोसेपियंस का चलन हुआ, या जो होमोसेपियंस आ गए, उनकी भी लॉन्ग एंटिक्विटी है। क्योंकि हम जब क्वाटरनरी में देखते हैं तो अर्लीस्ट जो हमारे रेमिनेंट्स हैं इंसान के, प्लास्टोसीन, वो हमारी इसी क्वाटरनरी फेज में सबसे पहले मिलते हैं। तो जब हम कश्मीर की तरफ आते हैं तो हमारा अर्लीस्ट जो जियोलॉजिकल स्टडीज हैं जो हुई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इन ए वे क्योंकि यूरोप में खासकर एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी हुई थी ग्लेशिएशंस पे, यानी कि कब सबसे ज्यादा बर्फ हुई है, फिर कब एक फेज आया जिसमें थोड़ी गर्मी हो गई, फिर फेज आया जिसमें बहुत सारी गर्मी हो गई, उनको हम ग्लेशियल फेजेस कहते हैं। जो कि यूरोप में सबसे पहले स्टडी हुआ था, उनको बोलते थे आइस एज इन द एल्प्स। उनको नाम भी दिया गया, गून्स, रिस, वोम, मिंदल, वही चलता रहा। वो यहाँ पर भी रेप्लिकेट हुआ, लेकिन इन नामों की वजह से नहीं, हम उनको यहाँ पर जानते हैं ग्लेशियल्स, इंटरग्लेशियल्स, ग्लेशियल्स, इंटरग्लेशियल्स। जो ग्लेशियल्स हैं उनको हम स्टेडियल्स बोलते हैं। मतलब दो फेज हैं। ग्लेशियल वो हो गया जिसमें एक्सट्रीम ठंड है, और स्टेडियल हो गया जो एक छोटा सा फेज है जिसमें हल्की सी ठंड पड़ती है। फिर आता है इंटरग्लेशियल। इंटरग्लेशियल वो फेज है जिसमें वार्म फेज रहता है, और फिर होता है इंटरस्टेडियल, वो जिसमें एक शॉर्ट फेज है, एक शॉर्ट स्नैप रहता है। यही रिपीट यहाँ पर भी हुई। जैसे उन्होंने कहा एल्प्स में 4 ग्लेशिएशंस हुई, यहाँ पर रेप्लिकेट किया 4 ग्लेशिएशंस हुई। 4 ग्लेशिएशंस एक कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ टॉपिक बना कश्मीर, मैं कहूँगा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इसमें डीटर एंड पैटरसन आए, इसमें मिडिल मिस आए, इसमें लाइडेकर आया, इसमें मनी पीपल दे केम इन, दे सेड, सम सेड कि 4 ग्लेशिएशंस हुई, सम सेड नहीं 4 से 12 ग्लेशिएशंस हुई, सम सेड 20 ग्लेशिएशंस हुई। तो ये ग्लेशिएशंस का फेज है जिसमें आइस शीट्स बनती रही, गर्मी हल्का ठंडापन आ गया, फिर गर्मी सर्दी काफी ज्यादा हो गई, फिर उसमें हल्का सा एक फेज आ गया जिसमें गर्मी हो गई। अब
इन फेजेस को हम कहां पर देखें कश्मीर में? सबसे पहली स्टडी जो कि एक बड़ी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कश्मीर की है, वो की थी डी टेरा एंड टी पैटरसन ने 1936 के अराउंड, 35 के अराउंड आए थे। मिडिल मिस ने भी किया, लाइडेकर ने भी किया, इन सब ने किया, लेकिन इसका काम था इन्हीं आइस एज पे कि ये भी रिप्रेजेंट देखना चाहते थे कश्मीर में क्या हुआ, अगर यूरोप में हुआ है तो कश्मीर में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर यही 4 आइस एज हुई, जो उन्होंने वो ढूंढते रहे विद द आइस एजेस, क्योंकि यूरोप में पाया गया देयर वर स्टोन टूल्स, वहां पर पाया गया कि वहां पर ऑस्ट्रोपैथिसीन्स थे, वो इंसान थे, बट मतलब जो हमारे मतलब ये एक ट्री है, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि वी हैव अ ट्री एंड देन ट्री हैज ब्रांचेस, ठीक है। तो हमारा जो इंसान का वजूद है वो ऐसे ही ट्री है, और इसमें जैसे हमारे पास वो बहुत सारे मंकीज हैं, वी आर दोज काइंड ऑफ ब्रांचेस। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो इसी ट्री में से एक ब्रांच निकली, जो आस्ता आस्ता चलती 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 गई, जो होमो सेपियंस पे मुकम्मल होगी। उसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रोपैथिसीन से, उसके बाद हमारे पास निएंडरथल्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास होमो सेपियंस आते हैं, उसके बाद हमारे पास होमो सेपियंस सेपियंस वो आते हैं, जो कि हम प्रेजेंट डे इंसान है। अब इनकी नक्शो निगार मतलब ये लगते कैसे थे? द आइडिया इज कि बिकॉज When I talk to the students in the Kashmir University, या मैं लोगों से बात करता हूँ कि उनका आइडिया यही रहता है कि इंसान शायद हमारी शक्ल में आया है पहली बार, जो कि सही नहीं है, बिकॉज वी हैव फॉसिल रिमेन्स जिन्होंने वो स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए, जिसके बारे में बात भी मैं करूंगा यहाँ पर, वो एग्जैक्टली हमारे जैसे नहीं थे, वो कंप्लीटली डिफरेंट लगते थे। जो अर्ली ऑस्ट्रोपैथिसीन्स थे वो मोर काइंड ऑफ आर्कियाक थे, मोर काइंड ऑफ जैसे हमारे पास चिंपैंजीज हैं, जैसे जैसे हमारे पास ओरंगटन्स हैं वगैरह, काइंड ऑफ उन्हीं में फिर इवोल्यूशन आता गया। उन्होंने टूल्स भी इस्तेमाल किए जिनकी निशानियां हमारे पास हैं। तो वो साइट्स सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई, यूरोप में पाई गई और कश्मीर में भी पाई गई। डी टेरा एंड पैटरसन आए थे ये ग्लेशिएशन देखने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट की, वो अपने काम में कामयाब रहे, बट उनको नाकामी मैं नहीं कहूंगा, शायद वो देख नहीं पाए उस वक्त। जो उन्होंने काम किया वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी देखना चाहते, ह्यूमन मटेरियल कल्चर को भी देखना, ह्यूमंस की प्रेजेंस को देखना चाहते थे, जैसे कि बाकी जगहों पर था। तो उन्होंने जब पूरा यहाँ वक्त काम किया, द ओनली साइट दे गॉट, उन्होंने कुछ फ्लेक्स देखे बट विच कंप्लीटली जो कि जिनका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं है ह्यूमन एंसेस्ट्री के साथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट उन्होंने ढूंढी वो थी बुरज़ामा। हाँ, तो बुरज़ामा से उनको ये नहीं पता था मैंने क्या ढूंढा, तो उन्होंने डिग अप किया था, कुछ टूल्स वहां से पाए थे। तो उन्होंने फिर किताब लिखी वो आइस एज की, कंप्लीटली पूरा कश्मीर का उन्होंने लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी सोन वैली है वहां पर हमें सब कुछ मिलता है, इंसान के हमें निशानात भी मिलते हैं, मगर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। तो विच वॉज काइंड ऑफ बैफलिंग। तो ये चीज संकालिया साहब ने, एच डी संकालिया साहब ने पकड़ी। एच डी संकालिया साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। ही केम टू द कश्मीर वैली एंड देन ही विजिटेड पहलगाम। पहलगाम में उन्होंने लिदर वैली को सर्वे किया, और वहां पर जो लिदर वैली का उन्होंने सेक्शन एक देखा, उन्होंने स्टडी करते करते, उनके साथ कुछ चंद और लोग भी थे, तो उन्होंने वहां पर कुछ टूल्स रिपोर्ट किए, क्रूड एबीविलन काइंड ऑफ हैंड एक्सेस और कुछ स्क्रैपर्स, मगर वो थे सेक्शन में। वो कौन से सेक्शन थे? वो यही ग्लेशियल जो मैं पहले बता रहा था, फर्स्ट ग्लेशियल, सेकंड ग्लेशियल, थर्ड ग्लेशियल, फर्स्ट इंटरग्लेशियल, सेकंड इंटरग्लेशियल, थर्ड इंटरग्लेशियल। उन्होंने जो टूल्स पाए, जो टूल्स देखे उन्होंने, वो थे सेकंड ग्लेशियल और सेकंड इंटरग्लेशियल। जो अब ये सेकंड ग्लेशियल और सेकंड इंटरग्लेशियल क्या है, इसको हम बोलते हैं मिडिल प्लास्टोसीन। जैसे मैंने आपको कहा कि क्वाटरनरी, स्टार्ट में क्वाटरनरी के हमारे पास तीन हिस्से हैं, एक तो प्लास्टोसीन है, एक होलोसीन है। प्लास्टोसीन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक तो लोअर प्लास्टोसीन, मिडिल प्लास्टोसीन एंड अपर प्लास्टोसीन। इसी तरह से हम जो पहलगाम के टूल्स पाए गए, इनको समहाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, जहां पर ये टूल पाए, उन्होंने कहा कि ये बिलोंग करते हैं बिटवीन द सेकंड ग्लेशियल एंड सेकंड इंटरग्लेशियल, विच इक्वल्स अराउंड द मिडिल प्लास्टोसीन। अब इसकी डेट क्या दे दे, डेट्स पर भी क्योंकि ये तो रिलेटिव डेट्स थी, ये एब्सोल्यूट डेट्स नहीं थी। तो इन्होंने डेट्स पे कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों ने डेट्स का लिखा 1.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, जो कि बहुत ही पीछे चला जाता है। मतलब हम अफ्रीका के साथ फिर मैच हो रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रोपैथिसीन्स। वो इंसान
मतलब वो हमारे एंसेस्टर्स जो कि हमारी शक्ल में नहीं थे, सो पहले मतलब वही वेरी क्रूड काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो ये इस हमारी इस पहलगाम सेक्शन से पाए गए ये टूल्स, इसके साथ कोई फॉसिल रिमेन नहीं था। मतलब फॉसिल रिमेन्स हमें अगर कोई सर मिलता जो किन्होंने इस्तेमाल किए हैं, हमारे पास सिर्फ टूल टाइपोलॉजी टूल्स मिलते हैं, ये नहीं पता चलता ये टूल्स इस्तेमाल किसने किए हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोनोलॉजी जो हमने डेट्स उसको दे दी कि सेकंड ग्लेशियल एंड सेकंड इंटरग्लेशियल, कुछ ने कहा 1.5 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, मगर लेटली क्योंकि जो ही संकालिया साहब वापस चले गए उसके बाद आरवी जोशी साहब आ गए यहाँ पर, उन्होंने पहलगाम का फिर से सर्वे किया और उन्होंने यहाँ पर फिर से टूल्स पाए, अराउंड 20-30 टूल्स, जिनको उन्होंने ब्रैकेट किया द लास्ट लेग ऑफ प्लास्टोसीन। उन्होंने उनको डेट दिया अराउंड 3 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, विच वॉज फाइन। मतलब कहाँ 1.5 मिलियन ईयर्स, 3 लाख ईयर्स। तो जब हम ग्लेशिएशंस का फेज देखते हैं, यही ग्लेशियल एंड सेकंड ग्लेशियल एंड सेकंड इंटरग्लेशियल, तो चंद लोगों ने इसको एक्सपर्ट्स ने इन संकालिया के टूल्स को ब्रैकेट किया बिटवीन 7 लाख एंड 5 लाख, विच इज फाइन। अब आर्कियोलॉजी में हम देख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर पैलियोलिथिक, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, लास्ट लेग ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, स्टार्ट ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक, तो परफेक्टली फाइन। मगर इसके साथ इश्यूज उठे एक्सपर्ट्स के। उन्होंने कहा कि क्या ये वाकई जेन्युइन टूल्स हैं? संकालिया ने जो रिपोर्ट किया, काफी लोगों ने उसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है ये जेन्युइन टूल्स है। इशू ये था कि उसके साथ हमें कोई ह्यूमन एसोसिएशन नहीं मिली, जस्ट टूल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप कश्मीर में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टूल टाइपोलॉजी को आप और वो भी टूल्स जो 3 लाख साल पुराने हैं, और इस 3 लाख साल पर जो हमारे टूल की टाइपोलॉजी स्टार्ट होती है वो होती है चॉपर चॉपिंग कम्प्लेक्स से। चॉपर चॉपिंग हो गए बह वन कशिर पठन अतत बस नालस मज तब कन गोल कन, अगर तुम अख कन करियो फ्रैक्चर तथ क्या तथ वन सो मजिम हिस्सा दगनुक हिस्सा काइंड ऑफ चॉपर चॉपिंग कम्प्लेक्स, यानी कि सही टूल करियो तुम ब्रेक, दैट इज चॉपर चॉपिंग कम्प्लेक्स। यह पे इवोल्यूशन गसान, यह पे बढ़ान, यह बनान पे हैंड एक्स, अत पैकिंग लागान करें, अत फ्लेक्स तुलान तुम इट्स थोड़ा बड़ी पहन स्टार्ट्स मज इस लार्ज हैंड एक्स, अत गि सिग्निफिकेंट फीचर्स, यानी कि दफोच टूल इन अ वे दैट यू शुड बी एबल टू होल्ड इट इन योर हैंड, सो इट हैज एन एज, यह गुसन तू शार्प आसन कह, तुम गुसो ना अत्स लागुन कह। दैट्स वाई वुचान अख टूल्स हसा गुस बट आसन, टूल्स हसा गुस स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म आसन, टूल्स हसा गस आसन पत स्क्रैपिंग मार्क्स वगैरह ते। यमो वही यह इल्म जानान खास कर स्टून टूल्स, तमो दोप संकालिया टूल्स यम ना जेन्युइन टूल्स बासान कहें। बहरहाल वट एवर द हिस्ट्री, मगर वही दर्ज क्या संकालिया सबन लिख, जोशी सबन यम टूल अत तुल पहलगामस पे, तमन मज आय वारियाह कि लबन यम न बासन आय कि जो कि इंसानों ने शायद पॉसिबली इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने बनाए हैं, उन पे इंसान का काम है उन टूल्स पे। ये तो पहलगाम की हिस्ट्री है, यानी कि ये हम मिडिल प्लास्टोसीन की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारी बालपुरा से कुछ कुछ एक्सेस आती हैं जिनको अगेन मिडिल प्लास्टोसीन में ही डाला जाता है और जिसको हम बोल सकते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, मगर वो भी कंट्रोवर्शियल थे। उसमें भी हमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं मिला, ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, जरूरी है, ऑब्वियसली you need something where you could place tools in association with something, material culture, right? मतलब in isolation you have a tool, या तो वो genuine tool हो जिसपे कोई शक शुबा नहीं हो। आपको X मिलती है किसी जगह, you will say that is an X। आपको एक लोहे का एक पूरा चंक मिलेगा, how can you say that, whether it's an X, it's a weight, it's ये क्या है? So you have absolutely nothing. And in archaeology, context is very important. हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका context क्या है। कॉन्टेक्स्ट संकालिया के लिए ठीक था, लिदर वैली में सेकंड ग्लेशियल एंड सेकंड इंटरग्लेशियल, बट द थिंग इज कि जेन्युइननेस ऑफ द टूल्स पे शक उठा। नंबर सेकंड, देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, देयर आर नो ह्यूमन रिमेन्स, कुछ भी नहीं। हम यहाँ बालपुरा से हमारे पास टूल्स आते हैं
अगेन शक के दायरे में आते हैं। उसके बाद हम सोमपुर पहुंच जाते हैं। सोमपुर से फिर से हमारे पास टूल्स आते हैं। हमारे पास यहाँ पर आए थे KPCP, एक एक्सप्लोरेशन हुआ था, कश्मीर पैलेओ क्लाइमेटिक प्रोजेक्ट हुआ था। उसको लीड कर रहे थे उस वक्त, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, मुझे अभी याद आ जाएगा, वो टेल अबाउट हिम। तो वो लीड कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने पूरी वैली को अगेन, उनको वो सिर्फ एक एंगल नहीं देख रहे थे, ह्यूमन एंगल। उनका ये भी था कि जो कश्मीर की जो फिजियोग्राफिक सिचुएशन है ये ऐसे क्यों है, हमारे पास करेबास जो है ये क्यों है, हमारे पास इसमें जो डायटम्स वगैरह है वो कैसे हैं। और उसके बाद वो ये भी देखना चाहते कि जो ह्यूमन सिग्नेचर्स हैं वो कैसे हैं। तो उन्होंने भी सर्वे किया, दिस हमारे पास उन्होंने साइट्स रिपोर्ट की विच पैलियोलिथिक टर्म्स में मैं बोलता हूँ कि जिन पे शक शुबाती थे। मैं उसमें, क्योंकि मैं शक की गुंजाइश कहाँ पर मैं ला रहा हूँ, सिंस आई वाज इन इंग्लैंड, तो जो ये श्रीनगर में हमारे गालंदर के साथ ही ये हैं सोमपुरा साइड, जहाँ से टूल्स वगैरह उन्होंने पाए थे और उस पर लिखा भी गया। उसमें एक फ्रेंच लेडी थी, ड्रैम्बी क्रॉफ्ट करके, एंड आई वाज इन इंग्लैंड। तो मैंने उनके साथ रब्ता किया एंड वी मेट समवेयर। वो इंग्लैंड आई थी, जब उसने कहा मैं आ रही हूँ, तो देन वो कैच अप। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक पेपर आप लोगों का आया है, उसमें प्रोफेसर विनोद नौटियाल हैं, आप हैं, और आपने जिक्र किया है कि हमने अपर पैलियोलिथिक टूल्स पाए हैं सोमपुर से। तो उसने कहा कि वाकई पेपर पब्लिश्ड है। मैंने कहा यस, ये तो लॉन्ग वे पब्लिश्ड है। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो गलत इंफॉर्मेशन है। मैं कहा कैसे? कहा कि जिस वक्त उन्होंने वो टूल्स देखे, मैंने उनको उसी वक्त कहा कि ये टूल्स नहीं है। These are they are completely, there is no evidence that they have been created or worked by the humans. तो ये तो एक और मसला बना, मतलब हमारे जो बुक्स में है, पेपर्स में जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट corroborated by one of the authors जिसने काम किया वहां पर। अच्छा। तो एक बार फिर से सवाल या निशान खड़ा हो गया, क्योंकि लिथिक्स का मामला बड़ा सीरियस है। अब हम चलते हैं थोड़ा नॉर्थ की तरफ, ये तो हमारा साउथ आ रहा है, थोड़ा नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो हम नॉर्थ में हमारा ये आता है मानसबल में हमारे प्रोफेसर एजाज अहमद बांडे साहब ने काम किया। तो उन्होंने मानसबल के बिल्कुल ऊपर पहाड़ी है, वहां पर केव्स थी, तो उन्होंने केव्स से टूल्स वहां से लाए, विच आर अगेन विद इन द ब्रैकेट ऑफ दिस मिडिल प्लास्टोसीन फेज, और अपर प्लास्टोसीन हम कहें, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक फेज जिसको हम कहें, विच डेट्स अराउंड from 2 lakh years to 40,000 years, इसी ब्रैकेट में वो टूल्स हैं। अगेन प्रॉब्लम वहां पर क्या है कि we have no human remains associated with the tools. We don't know about the site types. हमें ये नहीं पता है कि हमें सिर्फ ये पता है कि these are caves, शायद पॉसिबली इन केव्स में रहे होंगे। दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स देयर। अपार्ट फ्रॉम वहां पर सिर्फ वो टूल्स हमें मिल रहे हैं, उसमें कुछ हैंड एक्सेस हैं, स्क्रैपर्स हैं, ब्यूरिन्स हैं, बोरर्स हैं, दो बेसिक टूल्स, टूल टाइपोलॉजी। तो ये एक पता चल रहा है कि अगेन इट गिव्स अस ए क्लू, क्योंकि नीचे मानसबल का एक जबरदस्त व्यू था और ऊपर केव्स में ये इंसान रह रहे थे। तो इट गिव्स अस एन इंप्रेशन दैट दीस ह्यूमंस ये प्रेजेंट थे, ये देख रहे थे नीचे सतीसर का जो नजारा था। तो एंड देन दे वर लिविंग देयर लाइफ रोमिंग अराउंड दोस माउंटेन्स। तो ये कहानी है। थोड़ा और नॉर्थ जाएंगे तो आई वाज वर्किंग इन द सोपोर साइड, इन बोमई साइड, एंड आई फाउंड अनदर पैलियोलिथिक साइट। विच पैलियोलिथिक कैसे? क्योंकि पहले तो मतलब टूल्स का मुझे कोई जिक्र ही नहीं था, यानी कि आई डिडंट फाइंड एनी टूल्स। लेकिन वहां पर सर्वे करते करते वहां एक माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं यमरन माउंटेन्स। हाँ, बुमई में है यमरन माउंटेन्स रेंज है। तो वहां पर एक इन सीटू क्लिप है। इन सीटू मतलब यह है कि जो अपने प्लेस पे है एक क्लिप, तो सीधा माउंटेन है, उस पर जबरदस्त एनग्रेविंग है। और एनग्रेविंग ऐसी कि पूरे साउथ एशिया में आपको ऐसी एनग्रेविंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। नाउ आई वाज स्टार्टल्ड, आई वाज बैफल्ड। मेरे सुपरवाइजर थे उस वक्त बांडे साहब। आई टॉक टू बांडे साहब, वी विजिटेड, वो भी आए साइट पे, उन्होंने भी देखा। तो मैं फिर काम करता रहा उस पे, मैंने पीएचडी पे भी उस पे काम किया। मैंने जो आर्कियोलॉजिकल जो मेरा पर्सपेक्टिव था पहला, वो ये था कि ये पॉसिबली एक हंटिंग सीन है जिसमें कुछ मास्कर फिगर्स थे वगैरह, जिसपे दो रजिस्टर्स थे, कुछ ह्यूमन बींग्स जैसे लिजर्ड्स लग रही थी ना, मतलब जैसे मोतिंच इंसान भवन लाइक थे, इस तरह से हाथ फैले हुए, टांगी फैली हुई है। यू जस्ट में मतलब आपको सेंस यू वोंट बी एबल, अगर कॉमन मैन को दिखाई वो कहेगी शायद लिजर्ड है, बट दैट्स हाउ एंशिएंट ह्यूमंस क्रिएटेड, made human bodies kind of। क्योंकि
आर्ट आर्ट जो ना ये इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ रिसेंट एंड वेरी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली तो वहां पर ये थे तो आर्कियोलॉजिकली जो हमें पढ़ाया जाता है वो जो हमारा एनालिसिस होता है तो इनिशियली ये था कि पॉसिबली दिस इज एन हंटिंग सीन कुछ जानवर लग रहे थे क्योंकि अर्लियर एक ऐसी ही हमें एक रॉक स्लैब मिली थी बुरजाहमा से जो कि जिस पे काम किया गया जो कि पाया गया कि इट्स ए हंटिंग सीन वहां पर दो सन थे एक फुल था एक हाफ था एक शायद पॉसिबली डॉग था और दो ह्यूमन बींग्स थे तो कहा कि हंटिंग सीन है आई थॉट कि पॉसिबली ये भी एक है बट इट्स ए लार्ज स्केल एंड इट्स इन सीटू तो इम्पोर्टेंस मेरे इस रॉक एनग्रेविंग की ये थी कि मैंने इससे पहले वहां पर एक नियोलिथिक साइट को नीचे देखा था सो तकरीबन ये 1800 और 1900 मीटर्स है सी लेवल ये रॉक क्लिफ है विद इन द एकेशिया विद इन द एकेशिया फॉरेस्ट ये रॉक एनग्रेविंग मगर जबरदस्त परफेक्ट सेटिंग यानी कि जहां पर ये एनग्रेविंग है उसके बाद एक हल्का सा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म में वो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे डेस होता है मतलब आप तकरीर करते हैं किसी चीज के लिए और नीचे स्लोप है बट इट्स अ वेरी जेंटल स्लोप जहां पर लोग खड़े रह सकते हैं एंड दे लिसन जैसे अस वनो यह कह तकरीर करान कुन साइट या थजरस पे बाकी लुक बनकन बोजान प्लेटफॉर्म्स पे एंड देन पकिन रॉक एनग्रेविंग सो तब मैं कर एमफिल में मैंने वो डिस्कवर की मैंने उसको लिखा कि दिस इज ए पैलियोलिथिक रॉक एनग्रेविंग पॉसिबली ए हंटिंग सीन बट उसके साथ मुझे कुछ टूल्स भी मिले तो विच आई से आई हैव अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन मगर मैंने वहां पर हमारे एक जीएम भट्ट साहब थे तो उन्होंने वहां से एक टूल उठाया था मैंने आज तक हिस्ट्री में वैसा टूल पूरे कश्मीर क्या मैं साउथ एशिया की बात इंडिया की बात बताऊँ मैंने नहीं देखा है दैट्स अ परफेक्ट एचुलियन हैंड एक्स एचुलियन हैंड एक्स यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका में पाई गई मतलब बिल्कुल पेयर शेप्ड एंड यू नो आप देख के कहेंगे कि ये कोई नमूना है मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट मतलब आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं व्हाट स्टोन टूल इज बट आप वो देख के कहेंगे कि ये कुछ नमूना है आई सॉ इट विद भट्ट साहब बट देन दैट ऑलवेज केप्ट विद द भट्ट साहब केप्ट दैट यू नो टूल दो आई आस्क्ड हिम मैंने कई बार कोशिश करी उनको बोलने की कि हाँ जीएम भट्ट साहब वो जियोलॉजी के उन्होंने काम किया था यहाँ पर वही वो पायनियर्स लोग थे जो सोपोर डिग्री कॉलेज के साथ आए थे गालंदर जब वो हाथी को पाया गया वहां से हाँ एग्जैक्टली तो फिर जो हमारे अपने भट्ट साहब हैं यहाँ पर जीएम भट्ट साहब जियोलॉजी के जो जम्मू में थे और दे बोथ टुगेदर वर्कड ऑन दैट एलिफेंट तो उसके बाद वो चला गया तो भट्ट साहब ने वो जो टूल देखा तो मैंने कहा ये तो 110% पैलियोलिथिक टूल है तो जो मैंने टूल्स पाए वो थोड़े क्रूड से टूल्स हैं बट जो एनग्रेविंग है दैट परफेक्टली मैचेस विद द एनग्रेविंग्स carved during the upper Paleolithic phase. अब इसके पैरेलल्स कहाँ पर थे हमारे पास मध्य प्रदेश में है बिम्बेटका साइट है तो वहां पर बिल्कुल उसके पैरेलल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑन द एनालॉजी दैट सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइंस similar kind of engravings Bembetka में है which have been relatively dates and जो हमारे कश्मीर में जो बुमई की रॉक एनग्रेविंग है वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही स्टाइल है वैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वैसे ही वो चीजें दर्शाई गई हैं ये चलता रहा पीएचडी में आई गॉट इन टच विद प्रोफेसर ये वहिया साहब उस वक्त टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर थे मुंबई एंड ही समहाउ found my thesis, ample thesis. तो कश्मीर आ गए एंड कश्मीर में ढूंढते म्यूजियम चले गए म्यूजियम में बांडे साहब की मुलाकात हुई बांडे साहब ने मुझे बुलाया कि भाई ये आप ढूंढ रहे तो उन्होंने कहा भाई मुमताज मैं इस रॉक एनग्रेविंग पे जाना चाहता हूँ तो उसका इंटरेस्ट आ गया मैं कहा सर मतलब आपका इसके साथ टाटा यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल से मुंबई और यहाँ आर्कियोलॉजी तो इसका तो कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है उसने कहा मुमताज टेक मी टू द साइट तो मैंने कहा चलिए चलते हैं तो वी वेंट टू द साइट एट बुमई एंड ही उसने कहा मुमताज तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या है तो मैंने अपनी जगह एक्सप्लेन किया देन ही गेव मी काइंड ऑफ नाइस उसने कहा महाराष्ट्र में आपने सुना है वहां पर एक लेक था जो कि मेटेरियल शॉवर की वजह से क्रिएट हुआ अभी भी हम देखते हैं रशिया में या बाकी जगहों पे उसका तारुख सम स्टार ब्रोकन स्टार दे एंटर द स्पेस यू जस्ट सी अ स्ट्रीक it just disintegrates within our once it enters our atmosphere उसके बाद खत्म अगर कुछ इसके मोटे टुकड़े होते हैं they impact somewhere तो वो impact उसने ये मुझे वहिया साहब कहते हैं कि मुमताज you are looking at a meteorite shower मैं कहा सर बोल क्या रहे आप तो यस वो वहां पर 3 इमेजेस हैं एक बड़ा सर्कल है ऊपर रजिस्टर में कंसेंट्रिक सर्कल्स
फिर दूसरा रजिस्टर है, उसमें फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स छोटे छोटे, फिर सबसे छोटा एक है उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स, मगर सबकी टेल है, मतलब ना लास्ट में, मतलब वो टेल जैसे जो स्टार जब अंदर आता है तो उसकी टेल से बनती है, लेटदार तार, राइट। तो उसकी टेल सी है। उसने कहा दीज आर द थ्री, दिस वाज अ कमेट विच एंटर्ड विच शैटर्ड इनटू पीसेस, और ये जो मेजर 3 पीसेस हैं दे एंटर्ड इनटू आवर एटमॉस्फेयर एंड इट स्ट्रक समवेयर। तो मैंने कहा सर कहाँ स्ट्राइक किया होगा? कहा तुम्हारे यहाँ पर 3 लेक्स होने चाहिए। उसको अभी नहीं पता है। और मैं कहाँ पर हूँ? मैं उस जगह पे हूँ जहां से वुलर मुझे दिख रहा है। मैं कहा सर एक वुलर लेक तो ये सामने है हमारा वुलर लेक। कहा इसके बाद कौन? मैंने कहा इसके बाद आ जाएगा मानसबल लेक। कहा उसके बाद? मैंने कहा उसके बाद आएगा डल लेक। अब ये एक साइड सीध में 3 लेक्स हैं और दूसरी साइड हमारे पास एक और छोटा सा कंसेंट्रिक सर्कल है, तो उसकी 2 काइंड ऑफ टेल ही उसे कहेंगे। तो उसने कहा यहाँ कौन सा लेक आएगा? नॉर्थ साइड में। मैं कहा सर नॉर्थ साइड में हमारा कोई लेक नहीं है। कहा ये तो पक्का होना चाहिए। मैं कहा सर नहीं, लेक नहीं है। तो उसने कहा कि अगर लेक नहीं है तो वहां तो माउंटेन रेंज कोई होगी वगैरह। मैं कहा माउंटेन्स तो है वहां पर, माउंटेन रेंज है ओब्वियसली। उसने कहा वो स्टडी करना जरूरी है, वो देखने के लिए। मैं सब मगर आप बोलना क्या चाहते हैं? उसने कहा जो मुझे अंदाजा लग रहा है, जो आपके ये 3 लेक्स हैं, दीज आर द एंशिएंट लेक्स और रेमिनेंट्स ऑफ द सतीसर, अच्छा, जो कि वाटर फिल्ड अप थी। और जिस वक्त ये कमेट शॉवर जमीन के अंदर आ गया, मतलब हमारी इस खला में आ गया, इट स्ट्रक एट 4 प्लेसेस। 3 जगह तो इसने क्राटर्स बनाए जिसमें पानी रुक गया, एंड विच आर आवर प्रेजेंट डे मानसबल, मानसबल, वुलर एंड डल लेक। और चौथा बारामूला की तरफ इसने माउंटेन को स्ट्राइक किया है जहां से पॉसिबली वाटर ड्रेन अप हुआ है। नाउ ये हमारे पास, क्योंकि हम सुनते आए हैं, हम सुनते आए हैं कि देयर इज सतीसर, जो कि हमारे पास लेजेंड है, जिसका जिक्र नीलमत पुराण में है, जिसका जिक्र कलानाज राज तरंगनी में है। अच्छा, वो हमें एक लेजेंड का बता रहे हैं कि देयर वाज वाटर इन दिस वैली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद साइंस प्रूव करती है कि यस देयर वाज। साइंस ये हमें बता रही है कि जो हमारे करेवास हैं ये तो वही फ्लूवियो लैक्स्ट्रीन सेडिमेंटेशन है। फ्लूवियो पानी की वजह से, फोर्स की वजह से, लैक्स्ट्रीन हो गया लेक की वजह से, एंड उसके साथ हमारी कुछ हवाएं भी चलती रही, उसने भी डिपोजिशन बाद में की। तो जो ये हमारी लेक फॉर्मेशन है, ये साइंस बता रहा है कि हमारे साइड, एक साइड पीर पंजाल था, एक साइड हिमालयाज थे। बाय मिडिल प्लास्टोसीन फेज हमारे पास क्या होता है कि पीर पंजाल एक थ्रस्ट देता है। ये सारा होता है जो हमारी लास्ट टर्शियरी फेज है, यानी कि टर्शियरी फेज अराउंड 66 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। उसमें हमारा जो इंडियन बेल्ट है, इट्स गोइंग अप एंड इट्स स्ट्राइकिंग टुवर्ड्स द टिबेटन प्लेट्यू, जो हमारा सेंट्रल एशिया है, उसके साथ हिमालयाज आर राइजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसने कहा ये थ्रस्ट हुआ है पीर पंजाल साइड की वजह से, एंड इट बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक मोमेंट्स ये राइज हो गया। यहाँ से जहलम वैली, हम हिमालय भी राइज हो गए। ये एक बाउल बन गया कश्मीर, और बाउल की वजह से वाटर इंपाउंड हो गया, वाटर इसमें रह गया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेकंड फेज में हमारे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है अराउंड 400 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, 4 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। 4 मिलियन सबसे पहला थ्रस्ट लगता है, जो कि सतीसर बनता है यहाँ पर, जो कि सेकंड मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट तक चलता है। सेकंड मिलियन में फिर से एक थ्रस्ट लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो कश्मीर का इम्पैक्ट था, हमारे कश्मीर में जो मतलब वीकेंड्स राइट नाउ वी हैव द वेस्टर्लीज, मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं। इससे पहले हमारे पास जो वेदर इन्फ्लुएंसेस थी वो मॉनसून थी, साउथ ईस्टर्लीज। जिस वक्त ये पीर पंजाल का थ्रस्ट हो गया सेकंड मेज में, ये जो साउथ वेस्टर्लीज ये ब्लॉक हो गई। अब हमें मॉनसून का इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट अब स्टार्ट हो गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। थर्ड इम्पैक्ट में लास्ट में जो 2 लाख ईयर बिफोर प्रेजेंट हमारा फाइनल थ्रस्ट होता है, पीर पंजाल राइज होती है एंड थोड़ा स्लो, यानी कि ये प्याल इत पे गोनिकस फेजस मज, दोमिस फेजस मज बे थ्रड गसान, ये बे इंपाउंड गसान, मगर योर कि सेक्शंस एक्सपोज गसान, यमन वन लवर क्रेवास। थर्ड फ्लोस फेजस मज हिमालयाज ये को बे राइज, ये थोड़ा टिल्ट गसान। टिल्ट की वजह से गौज अपेयर गसान टुवर्ड्स नॉर्थ, आब गसान सोरी तोकन ट्रेंड एंड रिवर जहलम अपेयर्स
The time is 85,000 years before present. By 85,000 years before present, all the water drains out of the valley. अमि साथन क्या गसान दोय किस्मिक ना वुड्रे दोय किस्मिक वुड्रे वजूदस मज साउथ साइड वन लोअर करेवास तो नॉर्थ साइड वन अपर करेवास होर वन हिरफुर फॉर्मेशन तो योर वन नागुम फॉर्मेशन यम यू नो तम निशानात यथ मज यम पत यम न करेवास एक्सपोज गई स्टेबलाइज गई अमन पे पत लेटर फॉर्मेशन गसान युस जन न्योलिथिक्स मज टच करो मगर बहुत दपान क्या युस ना इंसान हज वजूद सह कत क्या रिलेट गसान कत सतन करेव फॉर्मेशन सतन इंसान आसन क्या 4 मिलियन ईयर्स तुम वन आब यथ मज सर आपने तो 3 पर्सपेक्टिव्स दे दिए एक तो वो मिथिकल है लेजेंड का दूसरा आपने साइंटिफिक बता दिया कि जब ये जो हिमालय पीर पंचाल में जो तब्दीलियां आ गई हिमालयन ओरिजिन और तीसरा आपने बता दिया जो आपने खुद देखा कि रॉक एनग्रेविंग है जो कुछ चीज बताती है जिसको बेहतरीन तरीके से इसी में इंटरप्रेट कर सकते हैं राइट लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि बुरज़ामा की तरह बुरज़ामा में भी एक एनग्रेविंग है ये जो आपने बुमई में ये एनग्रेविंग लोकेट की और जो हमारे वहाँ बुरज़ामा में इनकी कोई रिलेशन है सेम पीरियड है क्या समझते हैं हम उससे रिलेशन तो हम नहीं कहेंगे मगर आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर में शायद पॉसिबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ट्रेडिशन रहा क्योंकि इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस कि आपको बुरज़ामा में भी एक ये एनग्रेविंग मिल रही है देन आपको बुमई में यू नो ऑन रॉक एंड यू नो क्लिप पे एनग्रेविंग मिल रही है तो इट्स काइंड ऑफ कि एक ट्रेडिशन एक चलन था न्योलिथिक तो लेट है अगर हम अब देखें मुझे लगता है बुमई इज अर्ली क्योंकि बुमई हम प्लेस करते हैं अपर पैलियोलिथिक इज बिटवीन 40,000 एंड 18,000 फेज तो अब इसमें आप प्लेस कीजिए इसको हमारे पास जो यू नो मतलब एक एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं है इसके लिए अभी अदरवाइज हम C14 करते हम आपको एक परफेक्ट दे देते हम आप रिलेटिव डेट्स पे आपको बता रहे हैं सो पॉसिबली जो बुमई है दैट्स अराउंड 20 to 18,000 years before present and on the basis of this rock engraving now एक तो ये है कि ट्रेडिशन था एनग्रेविंग्स का और दूसरा ये था कि दोनों में एक एंगल पाया जाता है से जो हमारा TIFR के काम के साथ जो प्रोजेक्ट चला आर्कियो एस्ट्रोनॉमी का वो मतलब हम कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज उसमें काफ़ी इश्यूज थे उसमें हमें फिर लेक बेड से भी सैंपल्स लेने थे हमने उस पर पेपर भी एक लिखा है जो बुरज़ामा से पाया गया उस पर बिल्कुल ये लिखा गया कि दिस इज एन हंटिंग सीन कंप्लीटली वो लगता भी है आप देखेंगे आप बिल्कुल समझेंगे हंटिंग सीन लेकिन जिस वक्त उसको जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने देखा उन्होंने उसको दूसरे नजरिए से उन्होंने जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी गूगल मैप्स की हमारे पास गूगल मैप्स अभी हैं इफ यू वांट यू कैन गो बैक इन टाइम मतलब आप आज का भी देख सकते हैं आप तो यू नो जो दिन गया उसका भी देख सकते हैं आप साल से पहले देख सकते हैं आप 10 साल पहले देख सकते हैं आप यानी चेंजेस देख सकते हैं आप 50 साल आप सिर्फ आपके पास कितनी स्पेस है हमसे आपके पास कोई अगर यू नो गूगल अर्थ परचेज वर्जन में है तो यू कैन गो 50-100 years बैक तो आपको पता चलता है पहले जमीन खाली थी फिर कब मकान बना फिर कब यू नो बाकी चीजें हुई वहां पर सिमिलरली वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स तो जो बुरज़ामा की स्लैब हमारे पास आई जो एनग्रेविंग हमारे पास आई इसको इन्होंने रिलेट किया एस्ट्रोनॉमिकल मैप के साथ इन्होंने कहा जैसे बुआन होता है हमारे पास तकरीबन हम सबके एक्सपीरियंस होगी समटाइम्स यू गो आउट इन द स्काई एंड देन लुक अबव you will find you know those constellations कभी हमें इंसान दिखता है कभी हमें वो यू नो कोई मतलब कोई फीचर दिखता है यू नो सजिटेरियस स्कॉर्पियन वगैरह यू नो दीज काइंड ऑफ कॉन्स्टेलेशन तो इनका मानना था कि जो बुरज़ामा पे पाया गया इट वाज ए स्काई चार्ट which could be related जो कि अवेलेबल था जो कि दिखता था एक यू नो 5,000 years before present जो हमें आज दिखता है ऐसा ही कोई यू नो को कॉन्स्टेलेशन दिखा था 4,000 years before present क्योंकि इश्यूज कहाँ पर हैं ये हंटिंग हम मानते हैं विच इज परफेक्टली फाइन हम एस्ट्रोनॉमिकल इसको कहाँ मानते हैं इश्यू कहाँ पर आता है इश्यू आता है कि भाई हंटिंग में तो एक सन होना चाहिए 2 सन क्यों है अब उसको कुछ कहते हैं कि ये लोग निकले थे सुबह को और सुबह दिखाया है शाम को दिखाया है विच डजंट फिट इन यू नो मतलब
कयास आ रहे के लिए ठीक है, बट जब हम एनालिसिस को करते हैं उसमें ये फिट नहीं आ रहा है। तो जिस वक्त स्काई चार्ट जो आर्कियोस्ट्रोनमर्स हैं, जो जब इन्होंने स्काई चार्ट देखा तो 5000 years before present देयर वाज अ स्टार इन द स्काई which was as bright as the sun. अच्छा, as bright as, उसका नाम था HB9. HB9 स्टार था उसका। अच्छा। यानी कि ये एक अनयूजुअल इवेंट था, अनयूजुअल, यानी कि ये लोगों ने देखा उस वक्त। That's why they carved it on the rock engraving. Now जिस वक्त जो वो carving है उसको स्काई मैप, स्काई चार्ट पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो it perfectly fits in. ये एक लगता है कि ये पुराना सीन है, अभी हमें लगता है हंटिंग सीन है, बट उसको फिर बाद में जब, क्योंकि रिसर्च पेपर्स आए, कॉमन लोगों तक तो ये चीजें पहुंचती नहीं है, बट देन इट वाज पिक्ड बाय द गार्डियन which is a newspaper in UK. They picked up and then उन्होंने एक पोस्टकास्ट किया, जो इसका ऑथर था उसमें ये हमारे भैया साहब भी थे, तो उनके साथ बात की, तो फिर पूरा एक न्यूज़पेपर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग दिस जो ये स्टार था HB9, इसका एविडेंस मिलता है हमारे कश्मीर से। नाउ आप अंदाजा, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वी हैड दिस ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सीइंग समथिंग अनयूजुअल इन द स्काई, बिकॉज लुक यम छ पीपल, they have, we humans, we have that kind of knack, that kind of intuition, that kind of, that क्या होता है खलिशीज कि what is happening whether on the ground or whether in the sky. ग्रहण वगैरह बट पिक्यूलर अबाउट दीज थिंग्स, ज्यादा अजदाद तुम आसान पिक्यूलर, सो दे सॉ दिस ब्राइट टू ऑब्जेक्ट्स, दीज ब्राइट टू सन्स, दे marked on this rock engraving. अगर सो मुशाबियत बिटवीन बुरजुहुम एंड बुमई, अदरवाइज अगर वह डेट हिसाब वो डेट हिसाब नमन कहान मुशाबियत, क्या दिस इज 5000 years old and that engraving is 18 to 20,000 years old. So अच्छे वरिया huge difference between time scale. मगर यानी कि अक चलन ओस, यानी कि गोड छे बुमई engraving किवान, तम पे बुरजुहुम engraving किवान, सो अक यानी कि तम साथ रिकॉर्ड कुमो अनयूजुअल क्या था गसान, तो तुमो कोर से रिकॉर्ड। सो अस त्रे पर्सपेक्टिव्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ कश्मीर वैली, अबाउट द क्रिएशन ऑफ दैट लेक। अमिक हेको रिसर्च बुथ अगर बे फंडिंग वगैरह कह आई पॉसिबली करो बे फर्दर एक्सप्लोर या आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल एंगल, मगर यथ मज यानी कि यमन चीजन मज ये इंसान सुंद वजूद कशीर मज जानन वारिया इंपॉर्टेंट। अथ मज हेक्यो तुम पान ते वुनकस एप्रिशिएट करित यम ये लुक कशीर मज रोजान बोन एटलीस्ट अपर पैलियोलिथिक फेज बुमई साइडस युस एनग्रेविंग वुच, तुम हेक्यो अंदाज करित कि क्यूरियोसिटी क्या यमन बीइंगन, समो वुच तमो कोर काव पत बाकियन तक वन तथान वो क्या समटाइम पे तरीक तौर तरीक तम पे फ्यूचर जनरेशन पे वनस सबक दिवान प्रसाद, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ ये तो साहब आपसे, वो ये जो आपने ये जो स्पॉट लोकेट किया, इज दिस स्पॉट प्रोटेक्टेड? इट्स नॉट प्रोटेक्टेड येट, इट्स नॉट, अनफॉर्चुनेटली नॉट, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर ये मतलब एक्सेसिबल भी नहीं है, इसीलिए एक्सेसिबल इन अ वे कि रास्ता नहीं है मुंबई, वहां पर पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव ए गुड पर्सन विद यू जिसको आइडिया है प्लेस का, लोगों को से पता, यानी कि अगर लास्ट टाइम कुछ लोग गए थे वहां पर, बहुत सारे गए, मतलब ना दे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, फॉरेनर्स आए वहां पर, वो गए, उन्होंने लिखा, देयर वर कपल ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, दे केम, दे विजिटेड इट एंड देन दे रोट ए बुक एम्पायर्स ऑन इंडस, एंड मैं आई वेंट विद देम, तो मतलब वो गांव वाले भी परेशान हो गए, ये मामला क्या है, इस पत्थर को देखने के लिए ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बट द थिंग इज कि दे हैव नो आइडिया, बट एग्जैक्टली, बट अच्छा था इन अ वे, आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पीपल या फॉर द रीजन, ताकि जितना भी मतलब ये फैले ये बात, या जो लोग समझे, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमारे पास, मैं वही अगेन गोइंग बैक कि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव था, वो था पहले लेजेंड, मगर आप अप्रिशिएट ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त हमारे पास डीटर आया, मिडिल मिस आया, लाइडेकर आया, ड्रू आया, ये सारे लोग आए, जितने वेस्टर्न्स ये आ गए कश्मीर में ये चीजें स्टडी करने के लिए, उन्होंने ये जरूर देखा, यानी कि वो कब आए, वो क्यों आए कश्मीर में, वो क्योंकि देयर वर अदर रीजन्स एज वेल, मगर यहाँ पर एक लेजेंड था, इसका लेजेंड था, जिसका नीलमत पुराना में जिक्र था, जिसका राजतरंगनी में जिक्र था। नाम आप खुद अप्रिशिएट कीजिए कि ये मैंने जब कहा कि हमारे पास ये क्वाटरनरी फेज का प्लास्टोसीन फेज है,
प्लास्टोसीन फेज की भी 3, यानी कि विच डेट्स टू अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। जो कश्मीर का जो ये ओरिजिन है, इट गोज बैक टू 4 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, यानी कि 4 मिलियन ईयर्स से लेके अभी प्रेजेंट तक 85,000, जब पानी पूरा ड्रेन अप हो गया, उसके बाद लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये लेजेंड आ गया। राजतरंगी का हिस्ट्री आपको पता ही है, वो चंद साल पहले है। नीलमत पुराना 6th सेंचुरी AD, जो कि एनोनिमस है, यानी कि 4 मिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड 6th सेंचुरी में नीलमत पुराना लिखा गया है, वो लेजेंड के बारे में बोल रहा है। तो ये बात उससे पहले वो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसमें भी मिलता है। मैं कह रहा हूं कि आप 4 मिलियन से लेके बराबर 6th सेंचुरी CE तक आप देखिए लेजेंड बात आती गई। ये कैसे आ गई? ये पॉसिबली हमारे एंसेस्टर्स हैं। मैंने किसी लैंग्वेज में आपको कहा, अपने एंसेस्टर्स को कहा, उन्होंने बाकी एंसेस्टर्स को कहा, some it got preserved as a legend that कश्मीर was a सती सर, जो कि यही वेस्टर्नर्स पर बाद में आ गए टेस्ट करने के लिए कि भाई माजरा क्या है इसके पीछे, अगर ये वाकई है। क्योंकि हमारे जो कश्मीर की फॉर्मेशन है, इसमें जो करेवास हैं, दे आर हाईली रिच, मतलब दीज आर नेशनल रिपोजिटरीज। आप अंदाजा नहीं कर सकते हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। एंड हमारी बदकिस्मती है कि वी आर लूजिंग देम लाइक एनीथिंग। कम आप देख लीजिए, आपने शायद सफर किया होगा फ्रॉम शोपियान टू बारामूला। अब आप देखिए करेवास का हाल क्या है। उन्हीं करेवास में ये सारी हिस्ट्री है एंड वी आर लूजिंग इट। और सबसे अलमिया, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको पास, हमारे पास मैंने कहा हमारे पास साइट्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक की हैं, मिडिल पैलियोलिथिक की हैं, अपर पैलियोलिथिक की है, नियोलिथिक की है, मगर अपर पैलियोलिथिक जो है कंट्रोवर्शियल है। हमारे पास एक पुख्ता सबूत नहीं है। अब हमें ये पुख्ता सबूत मिलते, शायद पॉसिबली इन्हीं करेवास से मिलते, हम जो कुछ ना कुछ करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज जो काम चल रहा है ना, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि वी आर गेटिंग एनी क्लोजर टू इट। सोमपुर को देखिए, जहां से साइट्स पाई गई, आज जाइए वहां पर सोमपुरा में, आपको कुछ नहीं, तो काल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहां से हाथी पाया गया था, आई एम जस्ट गिविंग एन, लास्ट टाइम मैं वहां पर गया था, उनके आंग में वो कंप्लीटली उन्होंने सीमेंट किया हुआ है। मैंने देखा था यहाँ किसी जगह, उसने कहा बिल्कुल ये स्पॉट है। मैं कहा ये तो कंक्रीट है पूरा। हाँ सर, वो तो सारा गया, यहाँ कुछ नहीं है, बस वो एक सेक्शन बचा हुआ है। अच्छा, उसकी वो साइट सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर में। जब मैंने बात करी आपकी संकालिया की, पहलगाम की, उसके बाद मैंने बात करी सोमपुर की, उसके बाद मैंने मानसबल की, उसके बाद बोमई की, लेकिन एक साइड को मैंने छोड़ दिया, वो है पाम्पर साइड। पाम्पर साइड इज द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन वी हैव। ये भट्ट साहब की मेहरबानी है, और मतलब उसके काफी शुक्रगुजार हैं इन ए वे कि वहां पर एक तो वो एलिफेंट का जो हमारे पास स्केलेटन मिला, और उसके साथ 87 टूल्स जो हमारे पास हमें मिले। तो उन्हीं की देख रेख में ही फॉर्चुनेटली ये काम हुआ कि उन्होंने फिर फॉरेनर्स के साथ विद फॉरेन एसोसिएशन, उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरियन है अद्वैत जोगर, वो आए, ब्रिटिश म्यूजियम से कुछ साइंटिस्ट वगैरह आए, तो उन्होंने वो चीजें स्टडी की। आप को मतलब पहली बार, मतलब आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोगों को ये पता होगा कि जो पाम्पर साइट है गालंदर, दैट इज द ओनली साइट वेयर वी हैव एविडेंस ऑफ टूल्स, वेयर वी हैव एविडेंस ऑफ दोज टूल्स ऑन द एलिफेंट बोन्स, यानी कि एक बुचरी के मार्क्स मिल रहे हैं। बुचरी इन ए वे कि पॉसिबली दे वर एक्सट्रैक्टिंग मैरो out of those bones. Now tools, those fossil remains वहां पर मिल रहा है, and वो tools जो कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं, which is very important. तो बसाल्ट ये एक वो रॉक है जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ इमीडिएटली कूल अप हो जाती हैं, और ये बिल्कुल ग्लास की तरह, जैसे फ्लिंट, you break it as a glass. It is so sharp, then it becomes easy to work around, and then you can work on anything. तो basalt थी ही नहीं around. Now three things at this Galandhar and this at the site. एक तो tools, एक तो fossils, और तीसरा जो ये tool, जो material जो कि कश्मीर में नहीं है, अब कहां से आया? तो these were our ancestors, these human beings who found it somewhere, जिनको पता थे और sources क्या है, कहां से हमें मटेरियल लाना है। रॉक तो और भी है, हमारे पास ट्रैप भी है, हमारे पास सैंडस्टोन है, मगर मसला उनका यह है कि यू कैन नॉट गेट ए वेरी शार्प एज। आप थोड़ा ही काम करेंगे तो उनमें वो डेंट आ जाएगा, वो मतलब फ्रैक्चर्स आ जाएंगे, टूल का काम नहीं करेंगे। अनलेस अंटिल यू हैव flint or until you have this this volcanic kind of rocks with you. So Galandhar site gave us, and it also gave us a very study dates.
मिडिल प्लास्टोसीन फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। और इसमें हमारे पास फिर ये एलिफेंट मिलता है जिसका स्कल है, जिसको हम पैलियोलैक्सोडोन तुर्कमैनिकस बोलते हैं। और पैलियोलैक्सोडोन क्योंकि पहले क्रोनोलॉजी सी गलत हो गई थी, लेकिन अब पता चला, इन्होंने रिसर्च पे की, और ये भी वो एलिफेंट जो कि हमारे एलिफेंट का एंसेस्टर अब खत्म हो गया है, बट दे वर अराउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो पूरे अब साउथ एशिया में दैट इज द ओनली साइट वेयर यू हैव टूल्स, where you have a butchery site which dates back to the Middle Pleistocene, only site. प्रोफेसर साहब, एक चीज, ये तो सही बात है कि आपने अभी तक जो बातें फरमाई, लेकिन ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, फंडामेंटल है समझने के लिए इंसान की जिंदगी कश्मीर में। लेकिन हम सेटलमेंट्स में कब आए? हम ये जो आपने बुमई में सेटलमेंट देखी और जो बुरज़हामा की सेटलमेंट है, मतलब ये दोनों ह्यूमन सेटलमेंट्स ही रही होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली दीज आर ह्यूमन सेटलमेंट्स, मगर अभी सेटलमेंट्स इनको नहीं कह सकते। हाँ, बुरज़हामा की जब हम बात करते हैं वो तो ऑब्वियसली दैट इज द सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। नियोलिथिक इज द सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, बिकॉज जो हमने पीछे बात की वो हमने पैलियोलिथिक की है, वो हंटर गैदरर्स, दे एक जगह रहते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, खाने का पता नहीं, गेम का पता नहीं, दैट मूव कंटिन्यूड। मेसोलिथिक फेज आ गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मेसोलिथिक है नहीं कश्मीर में। वो ये भी मसला उसका ये भी बनता है कि शायद हम सही जगहों पे नहीं ढूंढ रहे हैं, या वो प्लेसेस हमें नहीं मिल रही है, ताकि हम एक क्रोनोलॉजिकल फेज में चले। लोअर पैलियोलिथिक एंड होता है, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, मगर हम अपर पैलियोलिथिक से अब जंप कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, जिसका हमें सबसे इंपॉर्टेंट निशानात हमें बुरज़हामा से मिलते हैं, उसके बाद गुफराल से मिलते हैं, कनिष्पुरा से मिलते हैं। देयर आर 54 नियोलिथिक साइट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड बाय द ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थ्रू वेरियस सर्वेज, मगर जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पर एक्सेप्शन हुई है। बुरज़हामा इज एट द टॉप, क्योंकि 10 सीजन्स में वहां पर काम हुआ है अंडर द TN खजांची। तो उन्होंने वहां पर 4 टाइप्स लेयर्स एक्सपोज की, जिसमें हम एसरा में कहते हैं, यानी कि वो फेज जिसमें पॉटरी नहीं थी। फिर दूसरा फेज नियोलिथिक जिसमें पॉटरी आ गई, और 4 किस्म की पॉटरी आ गई, कोर्स वेयर, फाइन वेयर, बर्निश्ड वेयर एंड ग्रेटी रेड वेयर। ग्रेटी रेड वेयर को समहाउ वी रिलेट करते हैं मेगालिथिक के साथ। और देन अर्ली हिस्टोरिक फेज, यही रेप्लिकेट हुआ गुफराल में, यही ऑलमोस्ट तकरीबन रेप्लिकेट हुआ हमारा यहाँ कनिष्पुरा में। मगर ये सेटल्ड वे ऑफ लाइफ था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास मटेरियल कल्चर था, हमारे पास एग्रो पेस्टोरलिज्म था। वो क्या होता है? एग्रो पेस्टोरलिज्म होता है एक तो मवेशियों का देख रेख और एग्रीकल्चर की देख रेख, यानी कि फर्स्ट टाइम हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं और मवेशी भी पाल रहे हैं। नाउ हमारे पास क्रॉप्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी स्टेड एट वन प्लेस, बिकॉज नाउ वी हैव एन इंश्योर्ड काइंड ऑफ क्रॉप कमिंग टू अस, यानी कि हम अपनी विल से कुछ बो रहे हैं, अपनी विल से हमें पता है, वी आर इंश्योर्ड दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम 2 महीने 3 महीने के बाद एक क्रॉप तैयार होगा, वो विल टेक इट, हाँ वी विल हार्वेस्ट इट एंड विल कंज्यूम इट। अदरवाइज हम किस पे, जो फॉरेस्ट में उगते थे, सीजन्स पे डिपेंडेंट थे। सो दैट नियोलिथिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर देखना है और हमें एनिमल हस्बेंड्री को देखना है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल मिलती है, यही नियोलिथिक बुरज़हामा से या गुफराल से, वो है वेस्टर्न एशियन क्रॉप्स। वेस्टर्न एशियन क्रॉप्स क्या हो गए? वो क्रॉप जो वेस्टर्न एशिया में सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुए। वेस्टर्न एशिया भी कौन सा रीजन, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट में भी आजकल के दौर में कौन कौन से मुल्क आते हैं? उसमें हमारा इराक आता है, उसमें हमारा लबनान आता है, उसमें टर्की आता है, उसमें सीरिया आता है, उसमें जॉर्डन आता है, इजराइल एंड पैलेस्टाइन रीजन वगैरह, ये सारी फर्टाइल क्रेसेंट जहां पर आज से 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ दी स्टफ हुई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी देखना है कि समहाउ ये जो पैकेज था, वेस्टर्न एशियन पैकेज, ये हमारे पास पहुंच गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पहुंच गया, इस पे भी काफी बात हो सकती है। मुझे लगता है कि वो जस्ट गिव एन इम्पीटस, लोग समझे कि भाई ये जो हमारे पास ये पैकेज आया, इट वाजंट समथिंग मैं जंगल में गया, मैंने वहां से उठा के लाया और मैंने सो किया। इसके पास हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की एक तरबियत रही कि डोमेस्टिकेटेड कौन है, वाइल्ड स्पीशीज कौन है। डून कस्म ये वून डून ठीक डून, वून डून पे अगर फुट पे कहें नीरान,
सो मेहनत जाय वायर एज कागजी टूनस दियो तुम तक बिल्कुल गुज नीरान यह सही मिसाल डोमेस्टिकेटेड पैकेज एंड वाइल्ड पैकेज उस डोमेस्टिकेटेड पैकेज यह वोत अस निश वह अत कुस मीडियम हजरत तथ पे करो कत यानी कि वेस्ट पे निश कह पैकेज अत बेस मिलान क्या बुरसहमिस मज गई पी मटर मिलान अत दालन हज की किस्म मिलान वगैरह अगेन यह सोरे पैकेज वेस्टर्न एशिया मज गोमुत डोमेस्टिकेट गोट शीप पिग वगैरह अमन स्पीशीज तक मिलान दुयम आस्पेक्ट ये सात बुरजुहम कुफ्राल मकलो वगैरह ये पे गई मे लज पान तम कर नॉर्थस मज सारे मे 9 नियोलिथिक साइट ये सात मे सारे मे कर तम पे बनो मे प्रोजेक्ट इंटरेक्शन गई मे सिडनी यूनिवर्सिटी सद विद प्रोफेसर एलिसन बैट्स वो आ गए उन्होंने मुझे फंडिंग दे दी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई वो हम एक MOU करना चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के साथ वी वांट टू वर्क ऑन योर साइट्स जो आपने दरियाफ्त की हैं तो हमने उन साइट्स पे काम किया। हम उसमें से 3 साइट्स को हमने सीविंग स्टार्ट की। एक तो कसिम बाग है जो कि बारामूला में है, एक तो पेटपुरन टेंक है जो कि प्रैंग एरिया में है और एक तो बुमई है हमारी। तो हमने इन 3 को ले लिया। वहां पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने सुना होगा उसके बारे में जो कि बुरसाहमा में एक मशहूर जो कि लोग मानते हैं और लोग ठीक है मतलब हम उनको क्या कहते हैं ना मतलब लाइक काइंड ऑफ वो शायद हमारा तरीका हमारी गलती है डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज सही से नहीं हुई कि वहां पर ये कहा गया कि लोग पहले फेज में पिट्स में रहते थे जिनको डेवलिंग पिट्स कहा गया। तो जो फिर मैंने लेटली काम किया वही डेवलिंग पिट्स जो मैंने देखी मैंने कहा कि भाई पॉसिबली आई डोंट थिंक ये डेवलिंग पिट्स है। डेवलिंग मतलब जिनमें लोग रह रहे हैं उनमें काफी इश्यूज हैं। वो डेवलिंग में मेरी जो रिजर्वेशंस है वो कहाँ पर आती है मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ। हाइपोथेटिकली वो ठीक है वो कहते हैं मौसम ठंडा था शायद उसमें रह रहे थे मगर 5000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वही मौसम था जो आज है। इज बेटर थे आज आप रहेंगे जमीन के अंदर नो नॉट एट ऑल बट हमारी एक ट्रांसह्यूमन काइंड ऑफ सोसाइटी थी सेटल थी बट ट्रांसह्यूमन थी। ट्रांसह्यूमन हम उसको कहते हैं कि भाई यू स्टे एट अ प्लेस फॉर सर्टन फेज ऑफ टाइम यानी कि जैसे हमारे गुजरान पकड़वा लोग हैं वो अति समर में आप चाहते हैं अपर हायर पास्चर्स पे वो वहां पर रहेंगे 3-4 महीने एंड देन दे विल कम बैक दे विल एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज दे विल कम बैक वो यहाँ से चीजें ले जाते थे। एग्जैक्टली वाज काइंड ऑफ यू नो दे वर स्टेइंग शॉर्ट स्टेज एट बुरजुहम एट गुफक्राल ईयर बाय ईयर वो जाते थे। दो द थिंग वाज ये जो वेस्टर्न नेशन पैकेज बुरजामा पे आ गया उन्होंने कल्टिवेशन की उनके पास एक्सेस फूड आ गया उन्होंने जिस वक्त उन्होंने पैकअप किया अब इस फूड का क्या करेंगे। दे put that food in the pits, they sealed those pits and they left that area. Next season में जब वापस आए they opened those pits and you know used the stuff. Now the issue is 6 महीने कैसी फसल रहेगा पिट में मसला मॉइस्चर का मसला है पानी का मसला है बर्फबारी भी होगी बट दे हैड आई गेस यू नो मैं मतलब कश्मीरी अपने एंसेस्टर्स की बात करें मैं काफी दानिशमंद थे। दानिशमंद इन अ वे कि उन्होंने हर्ट्स बनाई थी इन पिट्स में और इन पिट्स को वो यू नो उसमें आग जलाते थे और पूरा धुआं बनता था जो कि वंस यू गेट सूट ऑन द वॉल्स एक कार्बन लेयर चढ़ती है इंसुलेशन एग्जैक्टली उसमें जो मॉइस्चर है जो बैक्टीरियाज है वो फिर नहीं करता यानी कि यू हैव अ वेरी सूट सॉलिड लेयर। उसके बाद नीचे उन्होंने वेटल एंड डॉप लाइम प्लास्टरिंग की थी उसमें फसल डाल दिया ऊपर फिर लाइम एंड प्लास्टरिंग सील करती चले गए वापस आए उन्होंने खोली क्योंकि सूट लेयर सी उसने मॉइस्चर को आने नहीं दिया बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया फसल खराब नहीं हुई दे यूज्ड इट। तो इसकी एनालिसिस इसकी रिसर्च हुई है। अब जो ये हमारे पास अब हम इनको बोलते हैं ग्रेनरीज। मैंने ये कसिम बाग में देखी मैंने ये पेटपुरन टेंक में देखी मैंने ये बुमई में देखी। जिस वक्त हम अब बुमई जो नए साइट सीव कर रहे थे सैंपल कर रहे थे वहां पर हमें सरप्राइजिंग फाइंड मिली जो कि बुरजाहमा से नहीं मिली जो कि गुफक्राल से नहीं मिली जहां पर इतनी इलॉबरेट काम हुए वहां से हमें मिलेट मिला। मिलेट जिसे हम कहते हैं शोल यापिंग उस वीकेंड आजकल तथ पे जबर यू नो काफी थ्रस्ट लगा है उस चीज पे। ये मिलेट कहाँ से जैसे मैंने कहा वो वेस्टर्न नेशन क्रॉप है ये मिलेट कहाँ से आया ये भी वहीं से आया नो दिस वेस्ट मिलेट इसमें 2 किस्म है ब्रूम कॉर्न मिलेट है एंड फोक्सटेल मिलेट है। ये मिलेट सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुए थे चाइना में शिशान एक साइट है वहां से ये डोमेस्टिकेट हुए हैं वहां पर हमारे सबसे अर्लीस्ट तभी इसको बोलते हैं ईस्टर्न नेशन क्रॉप। नाउ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ईस्ट दैट इज योर चाइना एंड वेस्ट दैट इज योर टर्की एंड यू नो दीज रीजन्स इन दोनों एरिया से पैकेजेस आ रहे हैं डोमेस्टिकेटेड पैकेजेस एंड दे आर मीटिंग
at one place, which is Kashmir. Now, जब आप सिल्क रूट्स की बात करते हैं ना, ये है बुनियाद सिल्क रूट्स की. सिल्क रूट 2000 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ, 1500 साल पहले नहीं हुआ. इसकी बुनियाद हमारे इन एंसेस्टर्स ने डाली है. in ancient places they were moving. Now इस मिलेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट खुसूसियत ये है कि ये मिलेट्स चाइना से स्टार्ट हो गए and they reached to the Kashmir Valley, and from Kashmir Valley possibly, क्योंकि अब इसके ऊपर सेंट्रल एशिया आता है. सेंट्रल एशिया में हमारी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कजाकिस्तान. कजाकिस्तान में हमारे पास दो साइट्स हैं. इस एक को हम बोलते हैं तजबस और दूसरे बोलते हैं हम बेगाश. बेगाश से भी हमें मिलेट्स मिलती है, यही ईस्टर्न एशियन क्रॉप्स, और तजबस से भी मिलती है. बेगाश से हमें तकरीबन 200 साल कम, यानी कि हम 200 साल पुराने हैं, वो 200 साल वो 4200, हम 4400. वहां से हमें मिलते हैं मिलेट्स, मगर वो मिलेट्स हमें मिलते हैं फ्यूनरी कॉन्टेक्ट से. फ्यूनरी मतलब क्या, वहां पर उन्होंने कोई लाश दफनाई है, उसके साथ कुछ चंद सीड्स ऑफ मिलेट्स मिले. हमारे यहाँ पूरे पिट से मिले हैं इन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट टू इन थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, कार्बनाइज्ड सीड्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी अर्ली डेट्स है. तसबस की तो बिल्कुल ही लेट होती है. और उसके बाद हमारी एक और साइट मिलती है जो कि जिंगजियांग रीजन, चाइना में अगेन है, मगर वहां पर एक साइट है जिंगजियांग में, तोनत्यानदांग. तो वहां से भी हमें मिलेट्स के सबूत मिलते हैं. नाउ अब ये मिलेट ट्रेवल करता है टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टू यूरोप. नाउ आप अंदाजा लगाइए, वी आर मीडियम as Kashmir. From China, it traveled to Kashmir, and from Kashmir, it traveled to Western Asia. From Western Asia, it traveled to Europe. Now, आप मुझे ये बताइए, जनाब, कश्मीर कहाँ पर, कश्मीर इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है जो नियोलिथिक फेज? अभी जानवरों की हमने बात ही नहीं की है. Now, again इम्पोर्टेंट. मतलब क्या इसका ये मतलब है कि हम तो एक मीटिंग प्लेस थे, we were part of the global world even then. Exactly, globalization in prehistory, you can say that. Globalization in prehistory, I guess that's the apt word for it. Now सिर्फ ये एक में just one perspective. Now the second perspective, आपके बिल्कुल साथ इंडस वैली है. इंडस वैली के मशहूर दो साइट्स, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. एंड वो सिटी लाइफ में थी, वो वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, वेज सिस्टम था. लिखा जाता है कि अगर आप कुछ मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट, इन्हीं की बातें करते हैं, उसके साथ हमारा क्या लेना देना? हमसे वो शहर के लोग, हम गांव के लोग यहाँ पर. मगर वो शहर तभी कामयाब थे, तभी वो शहर हड़प्पा तभी कामयाब था जब उसके साथ कश्मीर फीडर था. अच्छा, हाँ, वो तभी कामयाब शहर बना जब उसके साथ एक नेबरिंग रीजन कश्मीर था. वो कैसे? इंडस वैली के लोग कई चीजें कश्मीर से लेते थे. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट entity, one of the important thing these Indus Valley people were taking was glina. Glina क्या था? Glina is an ore. जैसे आयन ओर है, इसी तरह से ग्लीना भी एक ओर है. वो ओर है जिससे आप सुरमा निकालते हैं, जिससे आप एक सब्सटेंस निकालते हैं जो कि फिर टिन मेकिंग में इस्तेमाल होता है, जो कि इंडस वैली साइट्स पे अब ग्लीना पाया गया. दैट ग्लीना वाज कमिंग फ्रॉम कश्मीर तो इंडस वैली. अब ग्लीना ही नहीं था, हमें इवन इनफैक्ट कॉपर जो है कॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि मैं वहां पर एक काम करते थे, रेंडलॉ मेरे दोस्त थे, अमेरिका के थे, मार्किनोयर के अंडर स्टूडेंट थे. उन्होंने तकरीबन वहां पर 7-8 साल काम किया इंडस वैली पे. वो मटेरियल प्रोमिनेंस पे काम किया, यानी कि वो चीजें जो इंडस वैली लोगों ने इस्तेमाल की हैं, इनका प्रोमिनेंस क्या था. फिर उसने मुझे कहा, उसने वो लेटर ऑन लिखा, उसने कहा कि मुमताज, डू यू नो द कॉपर एक्चुअली वाज कमिंग फ्रॉम कश्मीर वैली. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइड आपकी क्लारूस है, क्लारूस जिसको बोलते भी हैं किले रूस. और इवन ये भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर जाते थे, रास्ता यहाँ से वो सेंट्रल एशिया में निकलता था. ये पॉसिबली वही आते थे. हमारे पास ओर्स थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया. अब इंडस वैली की दूसरी मिसाल कि हमारा जो बुर्जुम का सेकंड फेज है, वहां पर हमें 2 पॉट्स मिलते हैं. एक पॉट वो मिलता है जिसपे जो कि बिल्कुल हरापन पॉट्स हैं. एक तो कोड रीजन स्टाइल है. कोड रीजन आपकी सिंध में एक साइट है, वहां पर बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ पॉटरी मिली जाती है जिसपे वो ड्राइंग्स वगैरह हुई थी. वो यानी कि कोड दिशी के लोग हमारे पास आए हैं और वी हैव ट्रेवल्ड टू कोड दिशी. इट वाज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन. सो दैट्स हाउ दैट पॉट हैज कम टू अस, हमारे पास पहुंचा. और दूसरा एक पॉट था जिसमें कार्नियल बीड्स थे. अगेन द बीड्स विच वर प्रेजेंट एट इंडस वैली साइट्स.
अच्छा, तीसरी मिसाल आपकी इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं, अब उसकी क्रोनोलॉजी देखिए। जो सबसे बड़ा पिरामिड आपका गीजा पिरामिड है वहां पर आपका, उसकी डेट्स अराउंड 2500 2600 BC। वही हमारा बुरज़ाम का क्रोनोलॉजिकल फेज है। इजिप्ट वाले एडवांस्ड एज में रह रहे थे, बट आई मीन से वी वर नॉट अलूफ। हम शायद सिंपल तौर तरीके से गुजारा करते थे। हमारे पास जो टूल्स वगैरह थे, दे वर ऑल एग्रीकल्चर ऑफ टूल्स। यू वोंट फाइंड एनी टूल्स जहां जो रिमोटली भी आपको इस फेज में पाया जाए कि दे वर वेपन्स, यानी कि लड़ाइयां हो या कुछ हुआ, ऐसा कोई सबूत ही आपको नहीं मिलेगा कश्मीर से। दीज वर अच्छा, कसिम बाग सबसे इंपॉर्टेंट साइट, वहां पर हमें एक पॉट मिला। पॉट में हमें ग्रेप सीड्स मिले। ग्रेप सीड्स हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इज अ साइट इन बलूचिस्तान, और उसकी डेट्स सबसे पहले, यानी कि जब वेस्टर्न नेशन पैकेज आता है तो ये मेहरगढ़ में हमें अराउंड 7000 ईयर्स अर्ली मिलता है। उसके बाद वहां से ट्रैवल पॉसिबल करता है कश्मीर की तरफ, तो मेहरगढ़ से भी हमें ग्रेप सीड्स मिलते हैं। मगर ये चंद मतलब बुरज़ामा से हमने एक पाया है। इसी तरह से मेहरगढ़ से हमारे पास चंद सैंपल्स हैं ग्रेप सीड्स के। और फिर हम कसिम बाग जब जाते हैं तो हमें एक कोर्सवेयर पॉट मिलता है। जब हमने उसको साफ किया तो वहां पर हमें 3-4 ग्रेप सीड्स उसके अंदर मिले। नाउ हम इस ताब में है कि भाई ग्रेप सीड्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं। वन ऑफ आवर इनिशियल हाइपोथेसिस इज पॉसिबली ऑफ फर्मेंटेशन। शायद पॉसिबली the winemaking was kind of prevalent at Neolithic times. ओह, तो यानी कि ये मतलब मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ इसके। वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ नाउ डूइंग लिपिड एनालिसिस ऑन दिस पॉट्स। क्या हम उन पॉट्स को देख रहे हैं कि भाई उन पॉट्स के अंदर क्या कुक हो रहा था, क्या बन रहा था, क्या खाया जाता था, टेबल वेयर क्या था, कुकिंग वेयर क्या था, ये चीजें हम चल रही हैं, रिसर्च पेपर्स उस पर आ रहे हैं वगैरह। कसिम बाग की एक और इम्पॉर्टेंट खुसूसियत वो ये कि बुरज़ामा एक्सकेवेट हुआ, गुफ्तराल एक्सकेवेट हुआ, कंसपुरा एक्सकेवेट हुआ, लेकिन तीनों साइट्स में से हमें कहीं बैम्बू नहीं मिल रहा है। बैम्बू, बूंस बैम्बू का हमें सबसे पहला एविडेंस मिलता है कसिम बाग से। नाउ वेयर डू यू फिट इट इन? आप किसके साथ उसको रिलेट करेंगे? बैम्बू तो है ही नहीं दाएं बाएं किसी जगह। अगर बैम्बू किसी जगह है तो वो तो चाइना में है, और चाइना के साथ हमारी लिंकेजेस हैं इसी नियोलिथिक फेज में। अब वो कैसे? हमारे पास जो स्टोन टूल्स में या बून टूल्स में कुछ हार्वेस्टर्स हैं, सिमिलर पाए गए कहां पर? चाइना में येलो रिवर वैली करके जगह है, वहां पर बहुत सारी साइट्स हैं। एक कुछ जो मशहूर साइट्स हैं योंगशान और लोंगशन साइट्स, रिवर वैली की, येलो रिवर वैली की ही, जहां से हमें वो मटेरियल कल्चर पाया गया जिसकी सिमिलैरिटीज कश्मीर के साथ हैं। तिब्बतन प्लेट्यू, वहां की 2 इंपॉर्टेंट मशहूर साइट्स कारो एंड क्योंगहाई, वहां पर हमें बिल्कुल वही मटेरियल कल्चर मिल रहा है जो हमें बुरज़ामा से मिल रहा है, जो कि कश्मीर नियोलिथिक साइट से मिल रहा है। अच्छा, आप जाइए हमारे नेबरहुड में एक साइट है स्वाद स्टाकुल, इटालियंस ने खोला, उन्होंने वहां पर काम किया। वो खुद परेशान हो गए थे खोलते खोलते कि भाई ये मटेरियल कल्चर हमने क्या पाया। एंड जब उनको बुरज़ामा का पता चला, उन्होंने कहा ये तो, उन्होंने अपनी पॉटरी या अपना मटेरियल लिंक किया बुरज़ामा के साथ, यानी कि वही मटेरियल कल्चर जिसके इंप्रेशंस आपको कश्मीर में मिल रहे हैं, उसी का आपको कंप्लीट कंपैरिजन स्वात में मिल रहा है। नाउ यू हैव Neolithic sites whose comparators or parallels you are finding in Tibetan Plateau, in China, in Swat, in Western Asian side. अच्छा, क्रॉप्स को देख रहे हैं, फ्रॉम ईस्टर्न एशिया आ रहे हैं, वेस्टर्न एशिया आ रहे हैं, मीटिंग एट वन प्लेस एंड देन स्प्रेडिंग आउट। तो कश्मीर ड्यूरिंग दिस सेटल्ड फेज was completely different, was completely it was something जिसको हम आज रिलेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे ना कि अगर बुरज़ामा का बंदा आज खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए 5 साल 1000 साल पहले, और उसको बुरज़ामा हम ले जाए या गुफ्तरा ले जाए और फिर उसको कहे पहचानो हो, तो मुझे लगता है कि वो तो हैरान होगा देख के जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। लेकिन कुछ चीजें तो वो भूल नहीं पाएगा जो उसने तब भी देखी है, जो हम आज भी देख रहे हैं। वो हो गया हमारा ज़बरमन माउंटेन रेंज, हमारे माउंटेन्स, वो हमारे करेवास, वो तब भी वहीं थे, वो आज भी वहीं पर हैं। तो नियोलिथियंस जो हमारे हैं, दे हैव बीन फोरबियर्स, आवर एंसेस्टर्स, उनकी मतलब वी इन अ वे, मतलब जब मैं उस स्टडी करता हूँ, आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट। मेरी इतनी रिच हिस्ट्री, मेरी इतनी
कामयाब तरीन हिस्ट्री जिसके पैरेलल्स मैंने दुनिया को दिया है फ्रॉम इन 5000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मिलेट्स को मैंने हेल्प की है पहुंचाने में, कहाँ, वेस्टर्न एशिया, यूरोप। You just imagine, अच्छा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसको उस उरूज में उसका मैं एक पार्ट हूँ, उस सिविलाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, न्योलिथियंस। एंड न्योलिथियंस हम यहीं पर नहीं रुके, हमारे पास बोन टूल्स ढेरों पाए जाते हैं फ्रॉम बुर्ज़हामा, फ्रॉम ग्रुफकॉल। अब बुर्ज़हामा से हमें सिर्फ यही चीजें नहीं मिली, हमें वहां पर ये भी हमको देखने को मिला कि वो बरी करते थे अपने ये था काइंड ऑफ मतलब यू स्टे कहते कलाम माफ कि मतलब जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जो या हमारे पास जिनको हम एविडेंस के, जिनकी बुनियाद पर हमारी हिपोथेसिस करते हैं मामलात की, डू वी हैव सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट टेल अस एनीथिंग अबाउट the belief system of the Neolithic man in Kashmir? Unfortunately not. No. But there were some traditions. There were traditions. Like, हाँ, अब यहाँ ये बात सही है। Like मैं ये बताऊंगा कि वहाँ जो हमारा बरियल सिस्टम था, हमारा प्राइमरी बरियल है, हमारा सेकेंडरी बरियल है। यानी कि हम में इतना शऊर था कि कोई मर रहा है, इसको हम थोड़ा स्पेस दे, इसको हम एक डिग्निटी दे। यानी कि ये शोर था, हम रह रहे इकट्ठे ना, वो डिग्निटी क्या थी कि लेट्स बरी द इंडिविजुअल ना। हमें वहां बरियल्स मिलते हैं सीधे इंसान की बरियल्स, एंड बरियल्स इन एसोसिएशन विद द एनिमल्स, जैसे डॉग्स के साथ वो बरियल्स पाए गए। एंड देन वी हैव बरियल्स फ्रॉम बरियल्स होम, जहां पर हमें फीमेल्स की बरियल्स मिल रहे हैं जिन पे ऑकर लगा हुआ है। ऑकर क्या था? ऑकर एक ओर है रेड कलर का, जो कि लेटर ऑन आयन का पार्ट बनता है। आयन जो शिस्तर, यानी कि यशतम कोई ओरक आयन ये ऑकर। तो इस ऑकर को पेस्ट किया जाता था, पॉसिबली जब बंदा मर जाता था तो दे दफनाते थे, वंस द फ्लैश इज ऑल गॉन, उसके बाद फिर इसको निकाला गया, स्केलेटन पे ये ऑकर लगाया गया और उसके बाद फिर से इनको दफनाया गया। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों किया जाता था? एक एनालिसिस ये है कि पॉसिबली ये सिर्फ पाया गया ऑन फीमेल्स, नॉट ऑन मेल्स। नाउ एक आइडिया ये भी था कि फीमेल्स पे इस वजह से था कि फीमेल्स आर द बियरर्स ऑफ प्रोजेनी, हाँ, तो ये एक ब्लड का एक को सिग्निफाई करता था। और दूसरा ये भी कि जो ये औरतें हैं, ये मतलब हमारी जो प्रोजेनी है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोक्रिएट करे, उनको ये दे, मतलब एक काइंड ऑफ दिस इज respect, dignity. हाँ, exactly, this is kind of, yes, that's kind of a hypothesis. But how many skeletons do we have from Burzahama? There are number of skeletons. Exact count मुझे याद नहीं है, because they are all at in Kolkata. यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं है, वो सारे उठाए गए हैं, वो सारे कोलकाता में ले गए हैं। एंड फॉर्चुनेटली हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे कोलकाता, और हम वहाँ चले गए और विद दिस थिंग हमने कहा कि बुर्ज़होम और बरियल्स को देखा जाए वहाँ पर। तो वहाँ पर जो विंग के उस वक्त इंचार्ज थे तो वो थे नहीं, तो हमने उनको कहा कि हम कश्मीर से आए हैं और हम वो बरियल्स को देखना चाहते हैं। उसने कहा कि आफ्टर प्रेटी लॉन्ग टाइम वो आदमी यहाँ पर नहीं है आज, लेकिन हम आपको खाली हाथ भी नहीं छोड़ेंगे, आप यकीन नहीं करोगे, वी आर हैप्पी फॉर यू, आप अपने एंसेस्टर्स को देखने आए हैं, प्लीज कम विद अस। और हम वो लेके हमने वो उनके स्केलेटन्स उनको देखा वहां पर। अच्छा, वहां पर इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था पेपर्स में, मैंने फिजिकली पहली बार देखा, वहां पर ह्यूमन स्कल्स हैं जिनकी ट्रेपिनेशन हुई है। ट्रेपिनेशन क्या मतलब? उनके सुराख हुए हैं सर में। ना इसके पास पीछे भी हाइपोथेसिस है। वन ऑफ द हाइपोथेसिस कि वही शैमनिक काइंड ऑफ बिलीफ्स था कि भाई मतलब जैसे हम आज कहें कि इस पे कोई जादू का असर है या कुछ है, शायद पॉसिबिलिटी हो सकता है। आई मीन से बिकॉज ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, ऐसी कोई डेट नहीं है कि मैं उस चीजों में जाऊँ। आई एम मेकिंग सेंस ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द एक्सकेवेटेड रिमेन्स जो मेरे पास हैं। दीज आर हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। साइंस इज हेल्पिंग अस। मुझे लगता है नियर फ्यूचर शायद हमें और ज्यादा हेल्प मिलेगी। विल भी हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पर हम बूंद से पता लगा सकते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या खाया, इस बंदे को कौन सी डिजीज हुई थी, यह बंदा कैसे मरा,
दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो है हमारे पास, फ्यूचर में हम कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये ट्रेपनेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इस वजह से कि एक हाइपोथेसिस ये भी थी कि भाई ये बंदे में पेन होती थी, शायद ये अर्ली सर्जरी का भी एक सिस्टम था, ये ट्रेपनेट करते सर को ताकि ये जो पेन है ये इन सुराखों से बाहर निकले। मगर उसमें बदकिस्मती ये है कि ट्रेपनेशन हैज बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस, मगर जो बुरज़ामा के ट्रेपनेटेड स्कल्स थे वो हील अप नहीं हुए उसके बाद। यानी कि तो कुछ साथ अर्ज लगा वी गेट दिस ना फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर होता है, जहां पर फ्रैक्चर होता है ना तो वहां पर एक वो अंग वना बोन बिकम्स वेरी ब्रिटल एट दैट पॉइंट उस जगह पे। तो यानी कि आपका निशान है कि बोन ने ज्वाइंट किया, बोन मिल गई। जो ये ट्रेपनेट सिकल्स हैं जिस वक्त ये छेद किए गए ये बड़े नहीं, मतलब देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब बोन की कोई ग्रोथ नहीं है। वी आर प्रिज्यूमिंग दैट पॉसिबली द पीपल माइट हैव डाइड बिकॉज ऑफ दोस ट्रेपनेशन, राइट। तो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी डोंट हैव द टूल्स विद अस। उन्होंने कैसे किया आइन के, दो वी डिड फाइंड इयररिंग्स, छोटे छोटे टूल्स वहां से पाए गए, बट ऐसा कोई सर्जिकल टूल नहीं है कि जो हम रिलेट कर सकते हैं। बट देन दिस ट्रेपनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, समथिंग वाज देयर, समथिंग वाज विद इन देयर माइंड, सो समथिंग वाज विद इन दैट सोसाइटी कि शायद ये जो ट्रेपनेशन है ये अगर बाकी जगहों पे ही है, दैट मीन्स कि नॉलेज का आदान प्रदान भी होता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज इंपॉर्टेंट, यानी कि ये नॉलेज का ट्रांसफर था। तो अदरवाइज हाउ डू वी नो दैट? मैं वही बिकॉज ऑफ नॉलेज ट्रांसफर ही हड़प्पन्स हमारे पास आ गए, उन्होंने यहाँ से ग्लीना ले लिया। हमारे पास वो कहते कि मेटल भी था। अब कश्मीर में मैंने रिसर्च की है, तकरीबन देयर आर डजन ऑफ साइट्स जहां पर स्मेल्टिंग हुई है। यहाँ पर पहले कहा जाता था कि जो मेटल्स आए आयन एज, जिस वक्त मेटल आई वो डिफ्यूजन था। डिफ्यूजन में भी कि ये सबसे पहले ईरान में पाए गए, उसके बाद लोग आए यहाँ पर, उन्होंने अपने साथ आयन लाया। मगर ये कंप्लीटली फ्रॉड है, क्योंकि पहले वो थे नहीं, वो मतलब रिसर्च के वो एंगल थे नहीं जो आज हैं, बिकॉज आज आपके पास साइंस काफी ज्यादा है। मैं जब रिसर्च करता रहा मैंने देखा, मैंने बाहर के पेपर्स पढ़े, उन्होंने कैसे इन चीजों को देखा है। उन्होंने कहा कि जो मेटल्स हैं देयर आर 3 स्टेट। नंबर 1 इज ओर, नंबर 2 इज स्मेल्टिंग, नंबर 3 इज कंजप्शन। नाउ ओर क्या हमारे पास थे? बिल्कुल, अगर आप कश्मीर को देखते हैं वो हमारे पास जखीरे थे ओर्स के। नाउ डू वी हैव स्मेल्टिंग? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस। नाउ जो मैंने साइट्स की हैं, जो मैंने डिस्कवर की हैं, तकरीबन 2 डजन साइट्स जहां पर हमें स्लैग मिलता है। स्लैग इज दैट सब्सटेंस, वो चीज जो कि आयन या कॉपर को मेल्ट करके निकलता है। तो मन कशर पर होना कुरकच जो निकलता है, विच इज काइंड ऑफ वेरी हैवी, बट दैट इज द रेजिड्यू मटेरियल उसका। वो आप मेरे साथ आइए, आई विल शो यू अ नंबर ऑफ साइट्स जो जहां पर स्लैग मिलता है। नाउ क्रूसिबल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूसिबल्स जिनमें पिघलाया जाता था ये चीजें, उनके निशानात हमें मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे ये चलता था, जिनको हम बोलते हैं टूयर्स, यानी कि वो अर्दन पाइप्स हैं जिनमें से मोल्टन मैटर को चलाया जाता था और किसी जगह कलेक्ट किया जाता था, वो भी हमारे पास हैं। सो वी हैव स्लैग, वी हैव टूयर्स एंड वी हैव क्रूसिबल फ्रैगमेंट्स इन कश्मीर वैली। यू हैव ओर आप ला रहे हैं और इन क्रूसिबल स्मेल्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिनिश्ड प्रोजेक्ट जो निकल रहे हैं आपका बुरज़ामा में पाया गया, कॉपर इम्प्लीमेंट्स एंड आयन इम्प्लीमेंट्स, आपके गुफराल में पाए गए कॉपर एंड आयन इम्प्लीमेंट्स, और एट नंबर ऑफ प्लेसेस। और फिर सेंट्रल एशिया में भी आप हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि रैंडलॉ उसने कहा कि पॉसिबली यहीं से ये और भी निकालते थे, यहीं पर स्मेल्टिंग करते थे और फिर यहीं से चीजें लेते थे जो इस्तेमाल करते थे। सो इन कश्मीर वैली यू हैव दीस थिंग्स, metallurgy you have here, archaeoastronomy you have here, agropastoralism you have here, this trepanation, how to, kind of a belief system you have here. What else do you need? Neolithic phase में आप हैं, settled phase, people are settling down, और मतलब हम अभी उस एडवांस्ड फेज में भी नहीं है जहां हम जिसको शायद हम एडवांस इस वजह से कहते हैं कि वही रोड्स होने चाहिए थे, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था, बट अदरवाइज अगर उनको हम निकाला जाए, हमारे पास वो सारी चीजें थी हमारे एंसेस्टर्स के पास जो होनी चाहिए थी एक सोसाइटी में।
at that point of time. So Neolithic becomes way too important, to understand. हमारे पास फिर इस पे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जैसे फ्रूट्स हैं, हमारे पास ईस्ट एशिया से फ्रूट्स आते हैं, हमारे पास हॉर्स हैं, सेंट्रल एशिया में सबसे पहले डोमेस्टिकेट हो रहा है, हमारे पास एप्पल हैं, सेंट्रल एशिया में अगेन डोमेस्टिकेट हो रहा है, देन इट गोज टू द यूरोप एंड फ्रॉम यूरोप इट कम्स टू अस. But then we already have, unfortunately, at this point of time, we didn't find any apple seeds from the Neolithic sites. मगर साइट्स भी बहुत कम ही है. बुरज़ामा एक्सकेवेट हुई है, कुफराला एक्सकेवेट हुआ है 2 सीजन में, कनिस्पुर 1 सीजन में एक्सकेवेट हुआ है. और जो मैंने काम किया है वो सारा सॉन्डेज है, वो सिर्फ स्क्रैपिंग है. आई डिडंट एक्सकेवेट एनी साइट्स. मैं सिर्फ स्क्रैपिंग पे, सेक्शंस पे बता रहा हूँ आपके दास्तान. अगर हम और साइट्स को एक्सकेवेट करें, आई गेस कश्मीर वैली क्यों सरप्राइजेस. तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैं खामोश इसलिए बैठा हूँ कि आई एम एंजॉयिंग जो कश्मीर की बहुत पहले की कहानी, जब इंसान इवाल्व हो रहा था, तहजीब की तरफ आ रहा था और अक्लमंद हो रहा था, तब कश्मीर कैसा था. तो मैं खामोशी से प्रोफेसर साहब की बातें सुन रहा था, लेकिन मैं इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ एक बात पर. तो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हु इज सो पैशनेट अबाउट आर्कियोलॉजी एंड हु इज सो कंटेंट अबाउट व्हाट ही हैज डन सो फार, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास कौन सी साइट्स हैं जो हमको प्रायोरिटी में एक्सकवेट करनी चाहिए, एंड शुड पॉलिसी मेकर्स लुक एट दिस on priority because we are losing our these beds जिनमें कहानियां छुपी हैं. हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो what do you suggest? हो सकता है कोई पॉलिसी मेकर feel compelled to understand this. सवाल तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा. तो मुझे लगता है कि अगर हम एक्सकेवेशन पे जाए तो एक्सकेवेशन तो हम कई साइटों पे कर सकते हैं, मगर सीरियसली इफ यू आस्क मी एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज एक्सकेवेशन एट द एंड ऑफ द डे इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ साइट. मगर सिंस बुरज़ामा एक्सकेवेट हुई है 1960s में, 70s तक चली रही, और उसके बाद हमने कोशिश ये करी, क्योंकि आज साइंस इज ऑन आवर साइड, आज हम देखना चाहते हैं कि भाई व्हाट एल्स कैन बुरज़ामा गिव अस, और हम रियली चाहते हैं कि वी वांट टू देख बुरज़ामा एक लार्जर देन लाइफ साइट बनी है, और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि श्रीनगर के अहाते में ही है. वहां पर जब आप जाते हैं ना तो यू फाइंड नथिंग, कुछ भी नहीं है. लेकिन हम काम करना चाहते हैं, वी वांट टू रीएक्टिवेट इट एंड वी वांट टू क्रिएट अ साइट म्यूजियम एट दिस बुरज़ामा, ताकि कॉमन मैन जिस वक्त साइड पे जाए वो कुछ देखे, वहां पर टूल्स देखे, पॉटरी देखे, ये स्केलेटन्स को देखे, एटलीस्ट ही उनको आइडिया आ जाए कि भाई दिस इज आवर मीरास, दिस इज आवर हिस्ट्री. तो बुरज़ामा को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है, बुरज़ामा को फेंस करने की जरूरत है. वो स्टेट में वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट है, मगर मुझे लगता है कि जिस हिसाब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए तो पॉसिबली नहीं है. उसमें वहां पर बड़े मसले थे, मतलब साइट काफी हद तक खराब हो गई थी. तो इसी तरह से हमारे पास कसिमबाग साइट है, बुमई साइट्स हैं, वी रियली वांट टू वर्क ऑन दोस साइट्स. हम काम करना चाहते हैं उन पे, हम मिनिमली उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बट देन वी वांट एक्सट्रैक्ट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन. हमारे पास जीपीआरस आजकल हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार्स हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास लाइडार्स हैं, हमारे पास ये क्या कहते हैं स्कैनर्स हैं. तो यानी कि हम साइट को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, बट देन वो विल एक्सट्रैक्ट more kind of information from these sites. और we have been very fortunate कि हमारे पास इनमें से मैक्सिमम टूल्स अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हैं. तो मगर मैं अगर मतलब हमारा कोई भी पॉलिसी मेकर ये प्रोग्राम देख रहा है, मेरी बड़ी ये दरखास्त है, वो ये कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज जो ये करेवास हैं इनको बचाएं. करेवास को आप बचाएंगे, आप कश्मीर की हिस्ट्री को बचाएंगे. ये सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं बताती, ये आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं बताती है, ये आपको लैंड फॉर्म्स के लिए नहीं बताती है. ये एक म्यूजियम है जिसमें आपको लास्ट 4 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री दफन है. लास्ट 4 मिलियन ईयर्स, विच इज नॉट ए जोक, एंड वी आर लूजिंग इट. हम अपने नेबर्स को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, बाकी कंट्रीज को देखते हैं, हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग दीज थिंग्स. मतलब हमारा भट्ट साहब ने प्रोग्राम दिया, उसने गुरिल रिवाइन पार्क का किया, चाइना बाजी मार गया, ऑल्दो वी वर नंबर 1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मगर मैं वही कह रहा हूं कि अभी भी हमारे पास मौका है, दो वी हैव लॉस्ट
हमने तकरीबन इन करेवास हम खो चुके हैं, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। तो अगर कोई पॉलिसी मेकर इसको देख रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज इन करेवास को बचाएं। करेवास को आप बचाएंगे, आप हमारी पैलियोलिथिक हिस्ट्री को बचा रहे हैं, आप हमारी नियोलिथिक हिस्ट्री को बचा रहे हैं, आप कश्मीर को बचा रहे हैं। मतलब कश्मीर एक उभर आएगा अगर हम वाकई इन करेवास पे काम करें। तो मुझे लगता है दिस इज इट। अगर आप मुझे पूछते हैं, करेवास वो बचने चाहिए। यही हमारा मसला है। खैर कि हम कोशिश करते हैं कि कश्मीर को समझने की, लेकिन जितना हम कुरेदते हैं उतना हम खुद ही जख्मी होते हैं, बिल्कुल, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, क्योंकि हम वो चीज़ें प्रिजर्व नहीं कर पाए, कंजर्व नहीं कर पाए जिन चीज़ों का ख्याल हमको रखना चाहिए। और आने वाली दुनिया जो है, आने वाली नॉलेज का जो नया रिवोल्यूशन आ रहा है, उसमें फोकस इन्हीं चीज़ों पर होगा। और कोशिश रहेगी हमारी कि हम कम से कम अपनी बात तो करती रहेंगे। बिल्कुल, तो खैर पॉलिसी साज लोगों का ही फैसला होता है कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन बात हम करें तो उम्मीद है बात से बात बनेगी। प्रोफेसर साहब, आपने अपनी जिंदगी का, इल्म का एक बहुत हिस्सा आम इंसानों की जुबान में कोशिश शेयर किया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। और हम अपने जो हम देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमें अपनी आरा दे दीजिएगा। आपको कैसा लगा? आप क्या देखना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे? और आपके सवाल में कुछ ऐसे सवाल, आपके जहन में कुछ सवाल ऐसे भी आए होंगे जिनका जवाब शायद हम नहीं दे पाए, वो लिखिएगा। कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब ढूंढने की। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल लेकर एक बार फिर ये तो साहब को मैं तकलीफ दे दूंगा। और तब तक ये प्रोग्राम देखिएगा और हमें अपनी आरा से नवाजिएगा। ये तो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया ये लंबा, तवील और नॉलेजेबल कन्वर्सेशन सुनने के लिए।